चलिए गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बस अब दो तीन क्वेश्चन रह गए। 28, 29, 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, तो मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा। मिस्टर राजा की हमें सैलरी निकालनी है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। ओहो, ये क्वेश्चन कौन सा आ गया सर? ये क्वेश्चन आ गया न्यू रिजाइम का। ये क्वेश्चन आ गया न्यू रिजाइम का, क्योंकि डिफॉल्ट रिजाइम होता है सर हमारा न्यू रिजाइम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2026, यानी हमारा प्रीवियस ईयर हो गया सर 25-26 का। कह रहा है वो रिटायर हो गया है। बहुत अच्छी बात है, रिटायर हो गया कब? 31/12/2025 को रिटायर हो गया है। कितने साल पे? 60 एज ऑफ ईयर पे रिटायर हुआ है। आफ्टर पुटिंग, कह रहा है कितने साल उसने काम करा? 25 साल और 9 महीने उसने अपनी सर्विस को दे दिए। फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली, यानी याद रखना ये कहां पे काम करता है? प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, मतलब कर रहा था। ही वॉज पेड सैलरी, कह रहा है जब तक वो जॉब में था, जब तक रिटायर नहीं हुआ था, तब तक उसकी तनख्वाह जो थी 25,000 रुपए महीने की थी। उसके साथ साथ उसको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता था। कितने रुपए का? 6,000 रुपए महीने का। ही पेड रेंट, वो रेंट कितना पे कर देता था? 6,500। इसका मतलब ये हुआ सर, एचआरए तो मिल रहा है 6,000, एचआरए मिल रहा है 6,000, रेंट पे कर रहा है 6,500, मतलब जितना मिल रहा है उससे ज्यादा तो रेंट पे कर रहा है। इसका मतलब तो सर इसमें सारा का सारा एचआरए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। जैसे लॉ में लिखा है वो बात करनी है, ऐसा कुछ भी अपने दिमाग से मत लगाना। कितना रेंट पे करा, कितना एचआरए मिल रहा है, आपको एज पर इनकम टैक्स लॉ की बात करनी है। ठीक है, चलिए। फिर कह रहे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, मतलब जब तक वो जॉब कर रहा था तब तक उसको एचआरए और ये सब मिला। फिर कह रहा है ऑन रिटायरमेंट ही वॉज पेड ग्रेचुटी। अच्छा भाई ठीक है, ग्रेचुटी भी मिल गई इसको 3.5 लाख रुपए की। ही वॉज कवर्ड, ओहो सर हाँ याद आ गया, हमें ग्रेचुटी में देखना पड़ता था कवर्ड है या अनकवर्ड है अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972। He had not received any other gratuity at any point of time earlier। कहने का मतलब ये है कि भैया ये ग्रेचुटी इसको कब मिल रही है? ग्रेचुटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इसको कोई भी ग्रेचुटी नहीं मिली है। फिर कह रहा है ही हैज एक्यूमुलेटेड लीव 15 डेज पर एनम। उसके पास कितनी छुट्टियां अभी पड़ी हुई हैं? 15 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं पर एनम, यानी एक महीने, सॉरी एक साल में कितनी छुट्टियां पड़ी हैं? 15 दिन की छुट्टियां इसके पास पड़ी हुई हैं। मतलब इसका जब अकाउंट चेक करा गया छुट्टियों का, तो जितनी छुट्टियां इसको अलाउड करी गई थी, इसने बहुत सारी छुट्टियां ले ली। जो छुट्टियां इसने नहीं ली वो कितनी बची हैं? वो अभी बची है 15 दिन की। तो आपको पता है जब वो छुट्टियां नहीं लेता तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है लीव एनकैशमेंट। और लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल सकता है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी मिल सकता है। ड्यूरिंग द सर्विस मिला तो सबको टैक्सेबल है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला तो गवर्नमेंट इंप्लॉय को तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन प्राइवेट इंप्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है। उसके लिए 4 कंडीशंस थी या 4 पॉइंट्स थे, विच एवर इज द लोअर विल बी द एग्जेम्प्टेड वैल्यू। ये हमने पढ़ा था। तो 15 दिन उसके अभी पड़े हैं पर एनम, तो उसने कितने साल काम करा उस हिसाब से निकाल लेंगे। फिर कह रहे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सर्विस दिस वाज एनकैश्ड बाय हिम, यानी अब रिटायरमेंट पे जाके, देखो लिखा भी है रिटायरमेंट पे जाके उसने लीव एनकैशमेंट ले लिया और उसको कितने रुपए मिले? 3,15,000 रुपए मिल गए बाय हिम इन दिस रिगार्ड। और कह रहा है एम्प्लॉयर अलाउड 30 डेज लीव पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एम्प्लॉयर ने कितनी लीव अलाउ कर रखी है? 30 डेज पर एनम। अगर ये लीव 30 डेज से ज्यादा होती तो मुझे यहाँ पे इसके जो अकाउंट में 15 दिन पड़े हैं ना, इसको रिकैलकुलेट करना पड़ता। ये मैंने आपको बताया था, एक बार जाके चेक कर लेना, इस पे हमने क्वेश्चन भी करा था। एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी लीव अलाउ करी जा सकती है पर एनम? 30। अगर 30 से ज्यादा है तो मुझे दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसकी लीव्स की, टेकिंग द बेस एज 30 डेज पर एनम। इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना इसमें। फिर कह रहा है ही रिसीविंग 5,000 पेंशन ऑन 1 फरवरी 2026। कह रहा है कि रिसीव कर रहा है पेंशन 5,000, रिसीविंग 5,000 इस पेंशन। फिर कह रहा है कि अच्छा फुल स्टॉप है ये। फिर कह रहा है ऑन 1 फरवरी 2025 को ही कॉम्यूट करा लेता है। कितनी पेंशन कॉम्यूट करा लेता है सर? 60% कॉम्यूट करा लेता है। और कॉम्यूटेड पेंशन कितनी मिली इसको? 3 लाख रुपए की कॉम्यूटेड पेंशन मिल गई। ठीक है सर, पेंशन के बारे में भी हमें याद है। कंपनी प्रेजेंटेड हिम विद अ गिफ्ट। कंपनी ने उसको एक गिफ्ट भी दे दिया। कितने का दे दिया? 4,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया। हमने पता है सर, अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है और उसकी वैल्यू 5,000 रुपए,
अगर उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा होगी तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 4,000 रुपए है तो इसका मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर कह रहा है कलीग ने भी उसको क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया। क्या दे दिया? एक मोबाइल फोन दे दिया। कितने रुपए का? 50,000 का। कलीग जो है वो एम्प्लॉयर नहीं है, ये सैलरी में नहीं आता। हमसे उसने क्वेश्चन में शुरू में क्या पूछा था? हमसे उसने शुरू में पूछा था इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करी थी। तो भैया ये जो 50,000 रुपए का मोबाइल दिया गया है ये सैलरी का पार्ट है ही नहीं, ये सैलरी है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते थे सर? इसके लिए हम कहते थे, हम अदर सोर्सेस पे जाते थे। क्योंकि यहाँ पे कलीग दे रहा है तो कलीग या कोई भी आपका रिलेटिव हो गया, कोई दोस्त अगर आपको गिफ्ट देता है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो टैक्सेबल होता था। ठीक है, तो हम बाद में बात करेंगे जब हम अदर सोर्सेस पढ़ेंगे। तो यहां पे तो मैं सीधा कह दूंगा कि भाई the gift given by the colleagues is not to be considered as a salary because there is no employer employee relationship। ठीक है, इतना काम हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, 29। क्या अब आपको सारी बातें क्लियर हो पा रही हैं सैलरी की? हाँ सर, अब क्लियर हो पा रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर, नाम क्या था भैया इसका? राजा, मिस्टर राजा, फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। अब एक गलती मत कर देना, आपको हमेशा यहां पे लिखना है इसका रिजाइम। मुझे बताओ रिजाइम कौन सा है इसका? इसका है सर डिफॉल्ट, या फिर जिसको आप कह सकते हो न्यू रिजाइम। डिफॉल्ट या न्यू रिजाइम। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। तो सर यहाँ आ गया नोट्स, यहाँ आ गया रुपीज, और मुझे बताइए हम क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले तो हमें ये देखना है रिटायर कब हुआ है, कितने पैसे कब कब मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब भी रिटायरमेंट होगी तो भैया एक टाइमलाइन बना लेना, उसके बिना काम मत करना। टाइमलाइन में हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो सर ये है 25-26। अब जरा टाइमलाइन पे मार्किंग कर लेते हैं कब रिटायर हुआ। कह रहा है कि भैया रिटायर हुआ, कौन सी डेट को रिटायर हुआ? ये रहा सर, 31/12/2025 को रिटायर हो गया। इस डेट पे रिटायर हो गया, 31/12/25। यानी कि यहां से लेके यहां तक तो उसको क्या मिल रहा होगा सर? यहां से लेके यहां तक तो उसको सैलरी मिल रही होगी, उसके अलावा जो भी HRA अलाउंसेस वो सब मिल रहे होंगे। फिर यहां से लेके यहां तक यानी कि 31/3 तक उसको क्या मिल रहा होगा सर? पेंशन मिल रही होगी, क्योंकि उसने कहा था ना पेंशन मिल रही है। ठीक है, तो चलिए अभी तो मैं सैलरी और HRA की बात करता हूं। तो सबसे पहले लिखा था रिटायर हो गया 60 साल में, 25 साल की उसने सर्विस करी है, 25 साल 9 महीने की, 25,000 रुपए उसको सैलरी मिल रही थी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सर बेसिक पे। मुझे बताओ बेसिक पे कितनी आएगी सर? 25,000 रुपए मिल रही थी, और वो रिटायर हो गया कितने महीने सर? वो रिटायर हो गया दिसंबर तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने होते हैं सर। 9 महीने की उसको बेसिक पे मिली। मुझे बता दो 25,000 इंटू 9 कितने होते हैं सर? ये हो जाएंगे आपके 1,75, 2,25,000, सॉरी, 2,25,000। ठीक है, अच्छा उसके अलावा और क्या मिल रहा था उसको? कह रहा था HRA मिल रहा था सर। कितने का HRA मिल रहा था? 6,500 का। नहीं, गलती मत कर देना, रेंट पे कर रहा है 6,500 का, तो वो HRA कितना मिल रहा है? HRA मिल रहा है 6,000 रुपए का। अब मुझे बताइए यहाँ पे HRA की क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर? HRA की एग्जेम्पशन निकालनी पड़ेगी। हमें याद है हमने पढ़ा था HRA की एग्जेम्पशन थी 3 में से जो भी लोअर होगा। पहला था एक्चुअल HRA रिसीव, ठीक है। दूसरा था सर रेंट पेड, जितना भी रेंट पे करा उसने रिलीवेंट पीरियड का -10% ऑफ ARB सैलरी। और तीसरा था सर अगर वो जिस जगह पे रहता है, जैसे ये कहाँ पे रहता है इसमें कुछ बताया नहीं है, इसने बताया नहीं है ना कहाँ पे रहता है। तो जहां पे भी वो रहता है उस हिसाब से या तो 40% होगा, और अगर मेट्रो सिटीज है तो 50% ऑफ ARB सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। इन तीनों में से सर जो भी लोअर होगा वो हम करेंगे, है ना? नहीं, क्यों सर? यहाँ पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल होगा। कितना HRA मिल रहा था इसको? 6,000 रुपए, और कितने महीने के लिए मिला? 9 महीने के लिए। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। है सर, ये कैसे कर दिया आपने? ये आप मुझे कमेंट में मुझे बताइए कि मैंने ये कैसे कर दिया।
अगर आपको ये समझ आ गया है पहले ही, तो मुझे बताइए कि मैंने पूरा का पूरा टैक्सेबल क्यों कर दिया, बताओ। आया समझ? चलिए मैं बता देता हूं, आइए लिखिए। फुल, या फिर फुल मत लिखो, लिखो नो एग्जेम्पशन। सर एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं इसके नीचे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। नो एग्जेम्पशन ऑफ एच आर ए अंडर, अच्छा अच्छा, एग्जाम में याद रखना एच आर ए शॉर्ट मत लिखना, पूरा लिखना है आपको। फिर एक बार ब्रैकेट में एच आर ए लिख देना, फिर उसके बाद आप एच आर ए लिख सकते हो। तो नो एग्जेम्पशन ऑफ एच आर ए अंडर डिफॉल्ट या फिर न्यू रिजाइम, याद करो। न्यू रिजाइम में कोई भी एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ये लिखना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है। क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रिजाइम दे रहा था, इस बार उसने आपको न्यू रिजाइम दे दिया। ठीक है, तो इसमें गलती मत करना, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं सर, ग्रेचुटी मिली 3.5 लाख रुपए। अब ग्रेचुटी के एग्जेम्पशन, ग्रेचुटी की जो एग्जेम्पशन निकलती है, तो पहले तो लिख दो यहाँ पे ग्रेचुटी। मुझे बताओ ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन क्या ओल्ड और न्यू के बेसिस पे निकलती है? नहीं सर, ग्रेचुटी की जो एग्जेम्पशन है, पीपीएफ की, पीपीएफ नहीं आरपीएफ की, ये जो एग्जेम्पशन होती है रिटायरमेंट वाली, पेंशन वेंशन, इनका न्यू और ओल्ड रिजाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रेचुटी, इसके लिए हम बना लेंगे सर नोट नंबर 1। ठीक है, आओ तो सबसे पहले नोट नंबर 1 में ग्रेचुटी निकाल ही लो। मुझे बताओ एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुटी कितना था? यहां पे आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपके बाद ये चेंज हो ही जाएगा, है ना। नया वाला आ गया तो नए वाले, पुराने सेक्शन याद करके क्या मिलेगा मुझे बताओ, क्योंकि चेंज तो हो गया, अब आपको नए वाले सेक्शन याद करने पड़ेंगे अगर याद करने भी है तो एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी इनमें से कम होगा। मुझे बताइए क्या क्या था सर, हम बताते हैं, हाँ बताओ। सर देखिए, सबसे पहले तो था एक्चुअल, एक्चुअल ग्रेचुटी। अच्छा पहले तो ये बताओ ये कवर्ड है या नॉन कवर्ड है, ये भी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। सर ये याद रखना पड़ेगा, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972 नहीं, आपको सिर्फ कवर्ड या अनकवर्ड की बात करनी पड़ेगी, यानी कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। तो ये 1972 ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सर एक्चुअल ग्रेचुटी, मुझे बताइए मेरे दोस्तों, एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी रिसीव हुई? सर एक्चुअल ग्रेचुटी चेक करके बताओ, इसको रिसीव हुई 3.5 लाख रुपए की। ठीक है सर, एक तो ये था। दूसरा क्या था सर? दूसरा था मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट जो थी, अच्छा ये मैक्सिमम लिमिट जो होती है ना, इसकी लाइफ टाइम की होती है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपए। सर लाइफ टाइम का मतलब क्या है? लाइफ टाइम का मतलब है, लेट सपोज इसने कहीं पे जॉब करी, वहां से इसने कोई एग्जामेशन ले ली, ठीक है, फिर दूसरी जगह जॉब करी, वहां से इसने ग्रेचुटी ली, वहां से एग्जामेशन ली, तो जितनी बार भी एग्जामेशन ही लेगा तो मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी इसकी 25 लाख रहेगी। इसका आपके क्वेश्चन से कोई इंपैक्ट अभी नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे काम आता है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी वैसे बहुत रेयर होता है, क्योंकि देखिए ग्रेचुटी जनरली है ना बंदे को 5 साल के बाद मिलती है, और अब तो नए लेबर लॉज आ गए हैं, उसमें और भी चीजें चेंज कर दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में करेंगे। तो सर हमें पता है सबसे पहला होता है एक्चुअल ग्रेचुटी लीव, दूसरा होता है सर मैक्सिमम 15 ये 25 लाख रुपए, और तीसरा होता है सर 15/26। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, सर इसको मल्टीप्लाई करते थे, किससे मल्टीप्लाई करते थे? सर इसको मल्टीप्लाई करते थे लेटेस्ट एआरबी सैलरी, नहीं सर, लेटेस्ट सैलरी प्लस डीए। याद रखना यहां पे सैलरी प्लस डीए आता था, और वो भी फुल। और सर इसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, याद रखना, जब भी कवर्ड वाले की बात होगी तो एआरबी सैलरी नहीं आती, क्या आता है सर यहाँ पे आता है सैलरी प्लस डीए। तो आइए जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं, 15/26
मल्टीप्लाई बाय लेटेस्ट सैलरी कितनी है सर इसकी, लेटेस्ट सैलरी है 25,000 रुपए। क्या डीए है, नहीं सर क्वेश्चन में डीए नहीं है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं सर, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ये रहते सर 25 साल 9 महीने। सर 25 साल 9 महीने क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, याद करो सर। क्या इसको 26 बनाऊं या नहीं बनाऊं सर, यही तो छोटी छोटी गलतियां हैं, यही तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो इंस्टीट्यूट घुमा देता है, तो यही तो याद रखने हैं सर। अगर हम बताएं आपको तो ये 26 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर 26, क्योंकि 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 व्हेन एम्प्लॉय इज कवर्ड, अगर वो कवर्ड है अंडर ग्रेचुटी एक्ट, सर ये लिखना पड़ेगा, हाँ ये लिखना पड़ेगा, कॉमा देन सर्विस फॉर मोर देन 6 months will be rounded off to 1 year। अगर वो कवर्ड है, नॉट कवर्ड में नहीं, अगर वो कवर्ड है तो ही हमें ये बात करनी है। क्या बात करनी है सर, अगर वो कवर्ड है तो जो भी उसकी सर्विस में 6 महीने से ज्यादा की बात होगी, याद रखना 6 महीने नहीं, 6 महीने से ज्यादा, विल बी राउंडेड ऑफ, इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा कितने में सर, 1 साल में। तो यहां पे हो गए सर 26 हो गए, 25 साल और 9 महीने कितने हो गए, ठीक है। तो देयर फॉर 25 years and 9 months इक्वल टू 26 years, कितने हो गए सर जी, 26 साल हो गए। आइए सी साहब मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 26, ये हो गया सर 3,75,000 रुपए। अब मुझे बताओ इसमें से लीस्ट वैल्यू क्या है, तीनों में से, तीनों में से चेक करो लीस्ट क्या है सर, ये वैल्यू सबसे ज्यादा कम है 3.5 लाख रुपए, ये है लोअर वैल्यू। तो एग्जेम्प्ट कितना हो गया सर, एग्जेम्प्ट हो गया 3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो लोअर एग्जेम्प्टेड वैल्यू सर, लोअर जो है वो 3.5 लाख है, तो एग्जेम्पशन भी कितनी हो गई सर 3.5 लाख की। तो टैक्स कितना हुआ सर, मिला कितना इसको एक्चुअल 3.5 लाख रुपए, एग्जेम्पशन भी कितनी मिली लोअर में 3.5 लाख रुपए, तो टैक्स कितना हो गया सर 0। तो इसको मिला 3.5 लाख रुपए, एग्जेम्पशन मिली 3.5 लाख रुपए, टैक्स कितना हो गया सर नील। क्या ये आपको मुश्किल लगा, कितना इजी क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आए तो फ्री के नंबर है ना। आइए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे सर आगे। फिर कह रहा है रिटायरमेंट पे उसको ग्रेचुइटी मिली, ठीक है सर काम हो गया। उसके बाद कह रहा है एक्यूमुलेटेड लीव थी 15 दिन की, सर हाँ इसको उसके पैसे कितने मिले 3,15,000 रुपए, सर ये हमें पता है, तो हम लिखते हैं लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। इसके लिए हम बनाएंगे सर नोट नंबर 2। मुझे बताओ लीव एनकैशमेंट में क्या करते थे सर, हम बताएंगे नोट नंबर 2 में, तो हम कहेंगे लीव एनकैशमेंट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है कितना एग्जाम कॉमा लोअर या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन इसमें याद रखना एक बात, इफ एनकैश्ड, इफ एनकैश ड्यूरिंग रिटायरमेंट, अगर वो रिटायरमेंट पे मिलता है तो, ठीक है। मुझे बताइए कितनी थी यहाँ पे जो वैल्यूज जो मुझे देखनी है सर, हम बताएंगे हम बताएंगे, हाँ तो बताओ ना भाई, बता क्यों नहीं रहे सर। देखिए हम बताते हैं, सबसे पहले जो था इसमें, सबसे पहले तो था एक तो एक्चुअल हो जाएगा। ओहो तुम तो बड़े दिमाग है भाई आपके पास, तो हाँ सही कह रहे हो, एक तो एक्चुअल हो जाएगा। मुझे बताओ एक्चुअल कितना है सर, एक्चुअल इसको मिले हैं 3,15,000 रुपए। और बताओ और क्या है सर, एक तो एक्चुअल था, दूसरा मैक्सिमम, मैक्सिमम बताओ कितने हैं सर, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था सर, यहाँ पे मैक्सिमम कितना था सर, यहाँ पे मैक्सिमम था, अच्छा एक गलती हो गई मेरे से छोटी सी, यहाँ मैक्सिमम 25 लाख नहीं है भाई, ये गलती हो गई, यहाँ मैक्सिमम कितना था 20 लाख,
ठीक है, और कोई गलती नहीं है, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं एक्चुअली कंफ्यूज कर गया। ग्रेचुटी में मैक्सिमम कितना है सर? 20 लाख। सर हम तो पहले ही आपको कह रहे थे आप गलत कर रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, तो माफ कर देना। अब आते हैं लीव एनकैशमेंट पे। लीव एनकैशमेंट पे मैक्सिमम कितना है सर? मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पे 25 लाख है। यहाँ पे है मैक्सिमम लिमिट 25 लाख। मैंने गलती से ग्रेचुटी में लिख दी थी, कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती, लेकिन एग्जाम में गलती मत कर देना भाई, एग्जाम में तो अच्छे से करना है हमें, है ना। चलिए, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी मेरे दोस्तों? 25 लाख। तीसरा बताइए सर, तीसरा था सर, तीसरा था यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई एवरेज ARB सैलरी ऑफ 10 मंथ। आपको 10 महीने की सैलरी निकालनी है, उसका एवरेज करना है और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। याद आया कुछ? अब यहां पे मजे की बात क्या है समझिए, जब भी आप एवरेज सैलरी की बात करेंगे और अगर आपकी सैलरी चेंज नहीं हो रही, पिछले 10 महीने में कोई सैलरी चेंज नहीं हो रही, तो आपकी जो लेटेस्ट सैलरी है, यानी जो आपकी सैलरी नॉर्मली मिल रही है, वो ही एवरेज सैलरी हो जाएगी। है सर, क्या बोला आपने? एक बार दोबारा बताओ, दोबारा समझाता हूं। अगर आपकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, सैलरी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो एवरेज सैलरी भी वही आएगी जो नॉर्मल सैलरी पर मंथ आपको मिलती है, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया सर, अगर मैं यहां बात करूं तो ये हो गया सर 10 मल्टीप्लाई बाय ARB सैलरी के लिए क्या लेना पड़ेगा सर? एक तो सैलरी बेसिक पे प्लस DA, पर क्वेश्चन में DA है ही नहीं, तो ये कितना हो गया सर? 2,50,000। ठीक है सर। डी क्या था सर? डी था, याद करो, डी में था सर, डी में था कि जितनी उसके पास अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, जितनी उसके पास अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे हम उसकी सैलरी से, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे उसकी सैलरी से। यानी हम लिखते थे सर यहां पे नंबर ऑफ क्रेडिट लीव्स जो उसके अकाउंट में अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, और ये होनी चाहिए सर इन मंथ्स। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर? एवरेज ARB सैलरी। अब मुझे बताओ, एवरेज ARB सैलरी कौन सी लेनी होती है? ऑफ 10 मंथ। लेकिन यहां पे 10 मंथ की सैलरी वही निकलेगी, क्योंकि जब तक सैलरी में कोई चेंज नहीं आता, DA में कोई चेंज नहीं आता, तब तक एवरेज आपकी नॉर्मल सैलरी रहेगी। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ क्रेडिट लीव्स कितनी पड़ी है उसके पास? सर देखिए, उसके पास जो क्रेडिट लीव्स जो पड़ी थी उसके अकाउंट में, वो पड़ी थी 15। हम 15 ले लेंगे, क्यों? क्योंकि सर यहां पे छुट्टियां अलाउड कितनी थी? 30 डेज। अगर ये 30 डेज से ज्यादा होता तो इस 15 की कैलकुलेशन मुझे फिर से करनी पड़ती। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। चलिए, तो 15 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं। अच्छा, मुझे इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं मंथ में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो 15 दिन है, 15 दिन है। 15 दिन को महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा सर? 15 दिन होते हैं कितने महीने? आधा महीना होता है। क्या करोगे? 30 से डिवाइड कर दोगे, सीधी बात है। अगर आपको डेज को मंथ में कन्वर्ट करना होता है, 30 से डिवाइड कर देते हो। 15 दिन की छुट्टियां पड़ी है, लेकिन 1 साल की। इसके पास कितने साल अभी इसने काम करा, कितने साल इसने काम करा? नंबर ऑफ क्रेडिट लीव्स इंटू एवरेज ARB सैलरी। अच्छा, एक चीज और थी, इंटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ये रह गया। ये भी तो है, अभी कितनी छुट्टियां पड़ी थी और कितने टाइम उसने काम करा, कितने टाइम उसने काम करा। तो मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए, 15 दिन की छुट्टियां उसके पास पड़ी हुई थी, 15 दिन की छुट्टियां उसके पास पड़ी हुई थी। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मंथ में कन्वर्ट कर दिया, 30 से डिवाइड करके। कितने साल इसने काम करा? सर हमने यहां लिखा था, देखिए, 25 साल 9 महीने इक्वल टू 26 साल। 25 साल 9 महीने इज इक्वल टू 26 साल। लेकिन ये 26 साल सिर्फ किस में करना है आपको? ग्रेचुटी में। यहां पे आपको राउंड नहीं करना होता, यहां तो 25 साल ही आएगा। कितना आएगा? 25 साल। ठीक है, 25 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय सैलरी कितनी है इसकी? 25,000। बात समझ आई आपको? देखिए, यहां पे आपको राउंड फिगर नहीं करनी होती इसकी, जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। तो मैं कहूंगा, समझिए जरा, कि 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30, ये होता है सर 3,12,200, 3,12,500, सॉरी। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, एक चीज और लिख लो।
या बाद में लिख लेना, चलो मुझे बताइए इन तीनों में से लोअर कितना है सर? इन तीनों में से अगर मैं लोअर की बात करूं तो ये हो गया सर 3,15,500। अरे नहीं भाई, ये हो गया 2.5 लाख रुपए, ये है लोअर वैल्यू, है ना? ठीक है, चलिए तो यहां पे लिख देंगे एग्जेम्प्टेड वैल्यू या लोअर, कितना? 2,50,000 रुपए। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे लिख लो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस will not be rounded off, not be rounded off for लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट के लिए आप नहीं करोगे, ठीक है? वो सिर्फ किसके लिए था? राउंड ऑफ ग्रेचुटी के लिए, वो भी कवर्ड वाले के केस में। तो सर यहां पे इसका मतलब एग्जेम्प्टेड वैल्यू हो गई सर 2.5 लाख रुपए। इसको मिले कितने थे? 3,15,000 मिले थे, 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गए, तो 3,15,000 माइनस 2.5 लाख, ये होते हैं, सॉरी 3,15,000 माइनस 65,000 विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लीव एनकैशमेंट। क्या आपको बात क्लियर आई, समझ आई? क्लियर? कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, आगे चलते हैं सर, आगे पढ़ते हैं। ही रिसीविंग 5,000 पेंशन, ठीक है, फिर कह रहा है 1 जनवरी 2026 को 60% पेंशन उसने कमिट करा ली। अब यहां ध्यान से समझना, रिटायर कब हुआ सर? रिटायर हुआ इस डेट पे, तो जिस दिन ये रिटायर हो गया उसके बाद से क्या मिलेगी उसको? पेंशन मिलेगी। उसके बाद से उसको पेंशन मिलेगी मंथली, जिसको हम अनकॉम्यूटेड पेंशन कहते हैं। ठीक है सर, बात समझ आ गई। लेकिन अब उसने आगे एक बात कही कि उसने पेंशन कॉम्यूट करा ली, और डेट याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कॉम्यूट करा ली? 1 फरवरी को। तो मुझे बताओ यहां पे 1 फरवरी को, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ सर? जनवरी। तो जनवरी में तो उसने कोई कॉमिट नहीं कराई, तो जनवरी तक तो उसको नॉर्मल पेंशन मिली। फरवरी के अंदर उसने पेंशन को क्या करा लिया? कॉम्यूट करा लिया, कॉम्यूट करा लिया। तो उसके बाद कौन सा महीना बचा सर? एक तो फरवरी और एक मार्च, यानी समझिए जनवरी के अंदर तो उसको पूरी पेंशन मिली होगी, फिर फरवरी के अंदर 1 फरवरी के अंदर उसने क्या करा? पेंशन को कॉमिट करा लिया। और आपको पता है जब वो कॉमिटेड पेंशन, एडवांस पेंशन ले लेता है तो बाकी बची हुई पेंशन जो मंथली आती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ जनवरी में, तो मैं आपको इसको ठीक से लिख के दिखाता हूं, है? आओ, नोट नंबर 3, सबसे पहले तो ऊपर लिख लेते हैं पेंशन के बारे में। तो पेंशन सर 2 तरीके से हुई, एक तो मंथली वाली मिलेगी इसको, इसको लिखेंगे नोट नंबर 3 में। एक मिलेगी इसको सर कॉम्यूटेड, जो इसने एडवांस पेंशन ले ली है, ठीक है? और दूसरी अनकॉम्यूटेड, जो कि इसको मंथली मिलेगी, ठीक है? तो एक पेंशन कॉम्यूटेड, एक अनकॉम्यूटेड। अब मेरी बात समझिए जरा ध्यान से, गलती मत करना इसमें। पॉइंट नंबर 3, पेंशन, ठीक है? आइए देखिए, सबसे पहले इसने कौन कौन से महीने की बात करी सर? एक बात करी इसने जनवरी, फरवरी और मार्च। अब मेरी बात समझिए जरा, मेरी बात समझिए। वो रिटायर कब हुआ? रिटायर हुआ 31 दिसंबर को, तो जनवरी से उसको क्या मिलनी चाहिए? पेंशन, यानी जनवरी के महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन उसने यहां पे जनवरी के एंड में, या कहूं फरवरी के शुरुआत में, उसने पेंशन को कॉम्यूट करा लिया। पेंशन को क्या करा लिया? कॉम्यूट करा लिया। कितना पेंशन कॉम्यूट हो गया? 60% पेंशन कॉम्यूट हो गया। अब जरा पढ़ो कि कितना पेंशन उसको मिल रही है। कह रहा कि 5,000 रुपए पेंशन उसको मिलती है। इसका मतलब जनवरी में उसको जो नॉर्मल मंथली पेंशन मिली, मंथली कैसे सर? यहां लिखा है देखिए, 5,000 है पेंशन, और बाद में 60% कॉमिट करा लिया, जिसके कितने पैसे मिले? 3 लाख रुपए, ठीक है? तो इसको मंथली पेंशन यहां कितनी मिली? 5,000 रुपए। फिर यहां पे जाके इसने 60% कॉमिट करा लिया, फरवरी में 60% कॉमिट करा लिया। तो यहां पे और यहां पे, यानी कि मार्च और फरवरी, फरवरी और मार्च में जो उसको अनकॉम्यूटेड मिला, या मैं कहूं मंथली जो मिला, वो कितना मिला? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई मंथली कितना बात हुई? मंथली बात हुई 5,000 रुपए की। तो पहले महीने तो वो बैंक गया, 5,000 रुपए ले आया। फिर जैसे ही
जनवरी खत्म हुई, उसने क्या करा, अपने पेंशन फंड में से कितना परसेंट कॉम्यूट करा लिया, 60% कॉम्यूट करा लिया, यानी उसमें से एडवांस ले लिया। तो उसको पहले कितने मिल रहे थे सर, उसको मिल रहे थे 5,000 रुपए महीना, लेकिन उसने फरवरी की शुरुआत में कितना कॉमिट करा लिया, 60%। तो अब मुझे बताओ, फरवरी में उसको मंथली तो मिलेगा ही, क्या 5,000 मिलेगा या उससे कम मिलेगा? सर ऑब्वियस बात है, फंड तो पूरा था, उसमें से 60% निकाल ले गया, तो 5,000 जो मिल रहे थे अब वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैं सिंपल अगर बात करूं, मेरी बात समझिए, मैं सिंपल बात करूं तो मैं ये कहूंगा उससे कि देखिए 5,000 रुपए तो आपकी बात हुई थी कि आपको मिलेंगे, लेकिन आपने 60% कॉम्यूट करा लिए, तो अब आपके मंथली बचे कितने, अब आपके मंथली बचे सिर्फ और सिर्फ 40%, यानी अब आपको मंथली कितना मिलेगा, 2,000 रुपए, और यहां पे भी मंथली कितना मिलेगा, 2,000 रुपए। सर ये एक बार फिर से बता देना। हाँ मैं फिर से बताता हूं, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करो। हमने आपसे बात करी कि आपको कितने मिलेंगे, आपका फंड पड़ा हुआ है पूरा, और ये हम आपको बहुत लंबे टाइम तक देंगे, 5,000 रुपए महीना। पहले दिन वो गया, जनवरी में गया, और 5,000 रुपए अपने पेंशन के ले लिए। फिर उसके बाद फरवरी की जब पेंशन आती है उसके पास 5,000 रुपए, उससे पहले ही उसने उसमें से एडवांस ले लिया। कितना एडवांस ले लिया, 60% एडवांस ले लिया, जो कितना पैसा मिला उसको, 3 लाख रुपए। 3 लाख थे, कितने थे, हाँ 3 लाख रुपए उसको मिल गए। यानी अब जितना भी उसका बैलेंस पड़ा हुआ था उसमें से कितना निकाल के ले गया वो, 3 लाख रुपए। अब फरवरी और मार्च में उसको जो बचा हुआ तो मिलेगा, तो बचा हुआ कितना हुआ सर, अगर ये पूरा 100% था, 5,000 पूरा 100% था, आपने 60% तो निकाल लिया टोटल एक साथ, तो अब कितना बचा, अब सिर्फ बचा 40%, अब सिर्फ बचा 40%। तो 5,000 का 40% उसको मिलेगा फरवरी में, और 5,000 का 40%, यानी अब उसकी पेंशन अनकॉम्यूटेड वाली कितनी हो जाएगी, हर महीने 2,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, समझिए मैं बात करूं इसकी अनकॉम्यूटेड पेंशन की, मैं बात करूं अनकॉम्यूटेड पेंशन की, तो वो कितनी होगी सर, देखिए वो होगी जनवरी के मंथ में कितनी, 5,000। सर एग्जाम में इतने डिटेल में करना है, नहीं एग्जाम में इतने डिटेल में नहीं करना आपको। फरवरी की, ये तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं मैं। 2,000 क्यों, क्योंकि सर इसने 60% एडवांस ले लिया, तो बचा हुआ ही तो हिस्सा मिलेगा। और मार्च की 2,000, तो कुल मिला के इसकी अनकॉम्यूटेड पेंशन कितनी हो गई सर, 9,000 रुपए। कितनी हो गई, 9,000 रुपए। तो ये हो गई सर इसकी अनकॉम्यूटेड पेंशन। क्या हो गई, अनकॉम्यूटेड पेंशन। तो यहां पे लिख दो अनकॉम्यूटेड पेंशन में 9,000 रुपए। ठीक है, अब बात करेंगे कॉम्यूटेड पेंशन की। क्या आपको इतनी बात समझ आई, ये इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखना इसको। अब बात करते हैं अनकॉम्यूटेड पेंशन की। ठीक है, तो ये तो हमारी अनकॉम्यूटेड पेंशन हुई। अब बात करते हैं कॉम्यूटेड पेंशन की। मुझे बताइए कॉम्यूटेड पेंशन में क्या करते थे सर, कॉम्यूटेड पेंशन में अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता था, लेकिन अगर वो प्राइवेट इंप्लॉय है, जो इस क्वेश्चन में प्राइवेट है, तो हमें क्या देखना पड़ता था, तो हमें देखना पड़ता था कि क्या उसको ग्रेचुटी मिली है, नहीं मिली। ठीक है, व्हेन ग्रेचुटी इज ऑल्सो पेड टू एम्प्लॉय, चाहे कवर्ड हो या नॉट कवर्ड हो, कोई मतलब नहीं है, अगर ग्रेचुटी उसको मिली है तो लिखे कॉमा, देन कॉम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड। कितना एग्जेम्प्ट होगा सर, दो थे, एक तो 50% और एक 1/3, एक बार 1/2, एक बार 1/3। अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो ज्यादा एग्जेम्पशन, यानी कि 1/2। ग्रेचुटी मिली है तो कम एग्जेम्पशन, कितनी, 1/3। लेकिन 1/3 किसका सर, विल बी एग्जेम्प्टेड अप टू 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, जितनी भी टोटल पेंशन है उसका 1/3। ठीक है, अब मुझे बताओ पेंशन रिसीव कितनी हुई है इसको, या मैं कहूं कॉम्यूटेड पेंशन कितनी है सर। कॉम्यूटेड पेंशन जो है, कॉम्यूटेड पेंशन जो है वो है 3 लाख रुपए। एग्जेम्प्ट कितना होगा सर, एग्जेम्प्ट होगा टोटल पेंशन का, एग्जेम्प्ट होगा टोटल पेंशन का कितना, 1/3। क्या क्वेश्चन में टोटल पेंशन गिवन है, नहीं सर। कॉम्यूटेड पेंशन जो है वो बता रखा है कितना है, 60%। तो अगर ये 3 लाख रुपए 60% है, तो क्या आप मुझे 100% वैल्यू बता सकते हो, या मैं कहूं किस वैल्यू का 60% निकालूं
किस वैल्यू का 60% निकालूं कि 3 लाख आ जाए? सर सीधा है ना, 3 लाख को डिवाइड कर दो 60% से तो कितना आएगा? 5 लाख। 5 लाख का 60% यानी उसका टोटल पेंशन में फंड कितना रहा होगा? 5 लाख। 5 लाख में से उसने कितना ले लिया? 60%। तो इसका 1/3 कर दो, तो 5 लाख का 1/3 कितना होता है? 1,67,600, 1,66,667, 1,66,667। तो माइनस कर दो जरा, 3 लाख माइनस 1,66,667। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई सर? टैक्सेबल वैल्यू आ गई 1,33,333। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? मैंने बहुत स्लो में आपको लेके चल रहा हूं, अभी भी बहुत स्लो लेके चल रहा हूं। तो आओ वैल्यू पुट कर दो इसकी, 1,33,333। 333। ठीक है, तो पेंशन भी हो गया हमारा। आगे पढ़ते हैं जरा सर। आगे लिखा है गिफ्ट वाउचर, तो गिफ्ट वाउचर के लिए लिख देते हैं सर, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर हम क्या लिखेंगे सर? गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर के लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट में एग्जेम्प्ट इफ वैल्यू इज अप टू ₹5,000 पर एनम। ठीक है, चलो क्या मैं ये मिटा दूं? चलें, क्लियर है? आइए, फिर उसके बाद कह रहा है कलीग वाला, तो कलीग वाला भी हम ये लिख देते हैं, या फिर उसको नोट में लिख दें, या यही लिख देते हैं, गिफ्ट फ्रॉम कलीग। ब्रैकेट में लिख देना, तो यहां पे तो आएगी वैल्यू निल, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी निल। यहां ब्रैकेट में लिख देना नॉट टू बी टैक्स्ड अंडर सैलरी, इसको हम सैलरी में टैक्स नहीं कर सकते। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई सर? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी बता दो कितनी आ गई सर? शुरू में थे 2,25,000 प्लस 54,000 प्लस 65,000 प्लस 1,33,333 प्लस 9,000, टोटल हो गए सर 4,86,000। 4,86,633। अब इसमें से क्या मिलेगा सर? इसको मिलेगी डिडक्शन। कौन सी डिडक्शन सर? अंडर सेक्शन 16। और अंडर सेक्शन 16 कौन सी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड की। क्यों? क्योंकि सर ये न्यू रिजाइम में है, तो न्यू रिजाइम में ना तो प्रोफेशनल टैक्स की मिलती है ना ही एंटरटेनमेंट, और वैसे भी एंटरटेनमेंट तो गवर्नमेंट वालों को मिलती है, और गवर्नमेंट वाले को भी न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कितनी मिलेगी सर? 50,000 नहीं, न्यू रिजाइम में 75,000 है, 75,000। तो इसकी टैक्सेबल इनकम जो है क्या आ जाएगी? टैक्सेबल सैलरी 4,86,333 माइनस 75,000, ये हो जाएगा सर 4,11,333। ठीक है, तो यह आ जाएगा इसका नेट टैक्सेबल सैलरी। क्या इस क्वेश्चन में कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? भाई घर पे करना पड़ेगा दोस्त, देखो इसके बिना नहीं होगा। जब तक आप इसको घर पे नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं हो पाएगा, हाथ से लिख के करना पड़ेगा, प्रोविजंस बार बार पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि देखो बेसिस क्या है, देखो अगर आप समझो टैक्स को पढ़ने का बेसिस क्या है, प्रोविजंस पढ़ो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करो। पर प्रोविजन पढ़ के भूल जाते हैं, अब उसको याद रखने के लिए बार बार क्वेश्चन करना पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन हमें दिमाग में क्या आता है, देखिए एक तो होता है पढ़ना कि हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग में एकदम से ना पॉइंट आता है कि यार अच्छा इसमें क्या था, तो दिमाग उसको रिकॉल करने की कोशिश करता है। फिर आप उसको जब पढ़ते हो कि अच्छा ये था, तो दिमाग को लगता है ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है मिस आकांक्षा, अ सैलरीड एम्प्लॉय फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। मेरे साथ साथ
सीए साहब पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई उसकी डिटेल दे रखी है तनख्वाह की, सैलरी की, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर है मेरा 25-26 का, बेसिक सैलरी यानी साल भर की दे रखी है। ये सारा डेटा क्या है सर, पर एनम का। 6,20,000 है डीएनएस अलाउंस, 4,20,000 रुपए कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा, वो भी कब, ओल्ड रिजाइम के अंदर, और वो भी अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हुआ की इंप्लॉय हुई तो, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो मानेंगे प्राइवेट है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। मेडिकल एक्सपेंस रियम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, कितना मेडिकल एक्सपेंस रियम्बर्स्ड है, 18,000। पर भाई मेडिकल एक्सपेंस किसके लिए हुआ है, कहां हुआ है, गवर्नमेंट में हुआ है, प्राइवेट हुआ है, नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ नहीं पता तो अजम्पशन की बात आ जाती है। अजम्पशन आप दोनों मान सकते हो, चाहे तो आप मान सकते हो कि किसका हुआ है, इंप्लॉय का हुआ है या उसकी फैमिली मेंबर का जिसका रियम्बर्समेंट लिया, और ये कहां हुआ, ये हुआ सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसलिए एग्जेम्प्ट है। एक अजम्पशन ये ले सकते हो, या अजम्पशन ये ले सकते हो कि भाई कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये प्राइवेट डॉक्टर से हुआ है इसलिए टैक्सेबल है, ठीक है। फिर प्रोफेशनल टैक्स कितना है, 4,000 रुपए, जिसमें से कह रहा है 50,000 इंप्लॉयर पे करेगा। तो जो इंप्लॉयर पे करेगा कितना, 50,000 नहीं सॉरी 50%, यानी 50% हो गया 2,000। ये 2,000 क्या बन जाएगा, परक्यूजिट। और इस 4,000 की डिडक्शन मिलेगी, किसमें डिडक्शन मिलती है, ओल्ड रिजाइम में। तो अभी तो मुझे रिजाइम पता ही नहीं है इसका, है ना। फिर कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ आकांक्षा, मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट नहीं होता है। एक्सीडेंट वाला होगा, हेल्थ वाला होगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट नहीं होता। फिर कह रहा है कि लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, कहीं पे भी यूज करे भैया कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लॉ में सीधा लिखा है कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर अगर दिया है इंप्लॉयर को, इंप्लॉय को, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर अगर किसको दिया, एम्प्लॉय को, यूज के बारे में कहा ही नहीं है। चाहे बच्चे यूज करें, चाहे उसका पड़ोसी यूज करे, चाहे उसका रिलेटिव यूज करे, कोई भी यूज करे, यूज के बारे में लिखा ही नहीं है। सीधा सीधा क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिर कह रहा है इंप्लॉयर ओन्स अ मारुति सुजुकी, इंप्लॉयर के पास एक मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार है, विच वॉज प्रोवाइडेड टू एसएससी फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। ओहो, ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए दे रखा है। तो अगर वो दोनों के लिए यूज करता है तो फिर सर यहाँ वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है, या खर्चे निकालना, एक्चुअल खर्चों में से कितना ऑफिशियल है कितना प्राइवेट है निकालना मुश्किल हो जाता है, कितना ऑफिशियल और कितना पर्सनल है निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट लेके चलते हैं। और क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है सर, मोर देन 1,600 या फिर 1.6 लीटर है। तो 1.6 लीटर में कितना था, मोर देन वाले में सर, मोर देन वाले में था ये 2,400 रुपए पर मंथ, ठीक है। और अगर ड्राइवर दे रखा है तो ड्राइवर के 900 रुपए भी कह रहा है, ड्राइवर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड, तो 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के जोड़ लेना, ठीक है। फिर टाइम देख लो कितने टाइम तक गाड़ी दी है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। फिर कह रहे हैं एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय द एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज, डिटेल ऑफ यूजेज नॉट अवेलेबल, 7,000 रुपए। इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के लास्ट में। कह रहे यू आर required to compute the income chargeable under the head salary for the assessment year 26-27 if she pay tax under default regime। लो, उसने आपको बता दिया कौन से रिजाइम में आ गई, न्यू रिजाइम में। तो यानी ये जो प्रोफेशनल टैक्स की एग्जामिशन उसकी गायब हो गई, क्योंकि ये कहां लगती है, न्यू ओल्ड रिजाइम में। अब न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 29। चलिए जी, सीए साहब लिखना शुरू करेंगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 ऑफ मिस आकांक्षा, ऑफ मिस आकांक्षा, ठीक है। तो आइए मेरे साथ साथ बना लो, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले लिखेंगे उसकी बेसिक पे। मुझे बताओ बेसिक पे कितने लिखी है सर, बेसिक पे लिखी है इसकी 6,20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, मुझे बताओ क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस भी दे रखा है कितने का, 4,20,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद आइए जरा देखें सर, उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है, अरे कहां चला गया भाई साहब, हाँ ये रहा सर, कमीशन। कमीशन तो भाई पूरा टैक्सेबल होता है, कमीशन में क्या लेने देना, पूरा टैक्सेबल है, लिखिए कमीशन। तो कमीशन कितनी है सर, कमीशन है इसकी 75,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगला बताओ सर, अगला है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, इसकी डिडक्शन मिलेगी बाद में अगर ये कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो कि ये नहीं है, और वो भी ओल्ड डिजाइन में।
कितना है सर साल भर का? 9,000 रुपए। आगे बताओ जरा, आगे लिखा है मेडिकल एक्सपेंस। अब मेडिकल एक्सपेंस के लिए आप लिख सकते हो, लिखो मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस रियम्बर्स्ड। अब यहां पे क्या है सर, यहां पे कुछ नहीं दे रखा, वेग है, खालीपन है, तो क्या करोगे, वैक्यूम है यहां पे, तो यहां पे आपकी एजम्पशन है कि आप मान सकते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, इंडिया में हुआ है तो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप क्या करो, आपकी दोनों में से कोई भी एजम्पशन मान लो, वो आपके ऊपर है। हम मान के चलते हैं अज्यूम्ड ट्रीटमेंट नॉट डन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम मान के चल रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ, ठीक है, कॉमा देयरफॉर फुल्ली टैक्सेबल, इसलिए हम इसको पूरा टैक्सेबल कर देंगे। सर क्या एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो, देखो आपकी मर्जी है, या तो आप नोट लिखो यहाँ पे नोट नंबर 1 फिर नोट में लिख दो, या अगर छोटी सी ही बात है तो यहीं पे कंप्लीट कर दो, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने मान लिया सर ये पूरे 18,000 रुपए टैक्सेबल है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर से कराया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कराया है। क्लियर है? आइए इसके साथ साथ अगली कहानी पढ़ते हैं। प्रोफेशनल टैक्स कितना है सर? 4,000 का। प्रोफेशनल टैक्स पे करना कोई भी उसकी इनकम नहीं होती, क्योंकि ये तो पे कर रहा है, वो इनकम नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयर पे करेगा वो परक्यूजिट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। मुझे बताओ एम्प्लॉयर ने कितना प्रोफेशनल टैक्स पे करा है सर? प्रोफेशनल टैक्स पे करा है 2,000 रुपए, क्योंकि टोटल था 4,000 रुपए, 50% उसने पे करा यानी कि 2,000 रुपए। फिर कह रहा है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयर। सर हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर का जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, लिखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना एग्जेम्प्ट, तो यहां जाएगा सर नील, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहा उसने क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, तो आइए लिखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो क्या होता है सर? वो टैक्सेबल होता है, लिख दीजिए ब्रैकेट में फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। आइए तो कितने पैसे पे करे? 26,000 रुपए पे करे। यहां तक मुझे बताओ कोई डाउट? फिर उसके बाद कह रहा है लैपटॉप और ये यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो सर एग्जेम्प्ट होता है, मुझे वैल्यू देखने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं लिख दूंगा यूज ऑफ लैपटॉप कॉमा मोबाइल कॉमा कंप्यूटर्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना एग्जेम्प्ट फॉर पर्सनल और ऑफिशियल यूज और बोथ, चाहे तो वो पर्सनली यूज करे या ऑफिशियली यूज करे या दोनों के लिए। जनरली तो क्या होगा सर मुझे बताओ, क्या कोई भी इंप्लॉयर उसको पर्सनली यूज के लिए देगा? सर अपने 24 में से 8 घंटे तो ऑफिस के लिए काम करेगा, तो पर्सनली कहाँ यूज करेगा? चलो पर्सनली यूज कर भी लिया तो कितने घंटे यूज कर लेगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। तो जनरली या फिर मोटे तौर पे कहाँ पे यूज होता है? उसके ऑफिशियली, और वैसे भी ऑफिशियल लैपटॉप या कंप्यूटर पे कोई भी पर्सनल काम अपना करना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नील, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद बताइए कहानी क्या थी? उसके बाद वो कह रहा था कि उसके पास कार थी, तो कार के लिए तो हमसे नोट बनाएंगे यूज ऑफ मोटर कार, यूज ऑफ मोटर कार की फैसिलिटी नोट नंबर 1। चलिए जी मेरे साथ साथ नोट नंबर 1 की बात करते हैं।
यूज ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा सर, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कुछ बातें। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई कार है किसकी, कार ओन्ड बाय, मुझे बताओ कार किसने ओन करी है, एम्प्लॉयर ने। कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। फिर अब देखना पड़ेगा दूसरा यूज क्या हो रहा है इसका, यूज फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज हो रही है। तीसरा हमें क्या देखना है सर, तीसरा देखना है खर्चे कौन दे रहा है। देखो जरा यहां पे खर्चे कौन पे कर रहा है, ऑल एक्सपेंस आर मेट बाय एम्प्लॉयर। तो ऑल एक्सपेंसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर। बताओ सारे खर्चे कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है। तो उस केस में हम क्या करते थे सर, इस केस में हम लिखेंगे इन दिस केस द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ यूजिंग मोटर कार, ऑफ यूजिंग मोटर कार will be fixed per month वैल्यू। क्या होती है सर, फिक्स्ड पर मंथ वैल्यू। ठीक है, क्या है सर वो, सर उसके लिए देखना पड़ेगा इफ मोटर कार इंजन कैपेसिटी इज मोर, याद रखना ज्यादा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, ज्यादा। यहां पे क्या दे रखा है, मोर देन, इफ इज मोर देन 1.6 लीटर्स, इसको आप 1600 सीसी भी कह सकते हो। देन ठीक है, इफ मोटर कार इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो क्या होगा सर, परक्यूजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2400 रुपए पर मंथ। ठीक है, देन परक्यूजिट वैल्यू इक्वल टू 2400 रुपए पर मंथ प्लस रुपीज रुपीज 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर। क्या क्वेश्चन में ड्राइवर भी दिया है, हाँ जी सर जी, देखिए क्वेश्चन में उसने ड्राइवर भी दे रखा है, ये रहा, ड्राइवर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो सर कितना हो गया, ये हो गया सर 2400 रुपए महीना। कितने महीने हो गए, कुछ नहीं दे रखा तो पूरे 12 महीने करोगे, ये हो गया सर 28,800 प्लस ड्राइवर के भी बता दो, ड्राइवर के 900 इंटू 12 ये हो गए 10,800। तो टोटल कितने हो गए, 10,800 हो गए सर, ये हो गए 39,600 टोटल। आओ, क्या यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी। ठीक है, अब कार वाला ध्यान से पढ़ के जाना, 99% चांसेस है आने के। अब ऐसा नहीं है कि यही उठ के आ जाएगा, ये भी आ सकता है कि भैया कार किसकी है, एम्प्लॉय की, रनिंग चार्जेस किससे ले रहा है, एम्प्लॉयर से ले रहा है। ये भी हो सकता है कि कार किसकी है, कार है एम्प्लॉयर की, रनिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉय पे कर रहा है। मैंने आपको सारे केसेस लिखवाए थे, वो भी आ सकता है, तो गलती मत करना। तो ये हो गया सर 39,000, कितना था 2600। ठीक है, आइए जी आगे पढ़ते हैं सर। आगे कह रहा है कि एनुअल क्रेडिट कार्ड, अब इसको ध्यान से पढ़ो सर। कह रहा है एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय एम्प्लॉयर। कह रहा है क्रेडिट कार्ड की फीस पे करी है, किसने पे करी है, एम्प्लॉयर ने पे करी है। हालांकि एनुअल क्रेडिट कार्ड की फीस कम होती है, पता नहीं कौन सा क्रेडिट कार्ड, बहुत महंगे वाले क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनकी फीस ज्यादा होती है। ठीक है, वो किसने पे करी, एम्प्लॉयर ने पे करी। क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। क्रेडिट कार्ड जो है वो पूरी तरीके से ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं होता, डिटेल ऑफ यूसेज भी अवेलेबल नहीं है। अब जरा समझो बात क्या हो रही है यहां पे, मेरे साथ साथ समझो। पहले तो मैं आपको बता दूं ये 7,000 रुपए टैक्सेबल होंगे। ठीक है,
तो क्रेडिट कार्ड फीस, पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कितना, 7,000 रुपए, ये टैक्सेबल होंगे। अब मेरे साथ साथ समझिए, सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड फीस की बात हो रही है। क्रेडिट कार्ड फीस, क्या आप मुझे बता सकते हो ये क्रेडिट कार्ड फीस क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? सर क्रेडिट कार्ड फीस में क्या होता है, देखिए जब हम कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड जो महंगा है, महंगा मतलब जिसमें बेनिफिट्स कुछ ज्यादा होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट में आपको लॉन्च मिल जाता है अच्छा खासा, और एयर टिकटिंग में आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, या फिर आपको और भी चीजें लेने में आसानी होती है। तो मेरी बात समझिए जरा, मेरी बात समझिए। क्या होता है कि जब आप ऐसा कोई हैवी क्रेडिट कार्ड लेते हो जिसमें बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पे एक एनुअल फीस होती है उसकी, जो हर साल आपसे बैंक चार्ज करता है। ठीक है, छोटे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो जनरली उस पर चार्जेस नहीं होते, और होते भी है तो 500 1000 रुपए से ऊपर नहीं होते। लेकिन जो महंगे क्रेडिट कार्ड हैं उन पे चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो एक फीस जो है बैंक आपसे लेता है, जिसको क्रेडिट कार्ड की फीस कहते हैं। ये खर्चों की बात नहीं हो रही, समझिए कि क्रेडिट कार्ड से आपने खर्चा करा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे कि एम्प्लॉय ने क्रेडिट कार्ड से खर्चा करा, मान लेते हैं 8,000 1,000 रुपए का, और ये क्रेडिट कार्ड किसका था, ऑफिस का, ये बात नहीं हो रही है, ये तो अलग चीज हो जाएगी। यहां पे हुआ क्या है कि क्रेडिट कार्ड दे दिया एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय को कहा भाई इससे खर्चा कर लेना जो भी आपको करना है। अब वो जो खर्चा कर रहा है, कुछ तो खर्चा कर रहा है अपने लिए, कुछ खर्चा कर रहा है किसके लिए, ऑफिस के लिए। अब वो खर्चे कौन से कर रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, ना उसने दिया है। यहां पे बात हो रही है जो उसकी फीस है, जो 7,000 रुपए क्रेडिट कार्ड की फीस है, वो पे किसने करी, वो पे करी एम्प्लॉयर ने, वो पे करी एम्प्लॉयर ने। अब जरा समझिए कि असेसिंग ऑफिसर ने उसको बुलाया दोनों को, और पूछा कि ये क्रेडिट कार्ड कौन यूज कर रहा है। तो क्रेडिट कार्ड कह रहा है मेरा एम्प्लॉय यूज करता है। कहता है किस लिए, क्या ऑफिशियल पर्पस के लिए? कह रहा नहीं, कभी अपने खर्चे भी कर लेता है। तो ये जो 7,000 रुपए पे हुए, मुझे बताओ ये जो 7,000 रुपए उस क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए पे हुए, ये खर्चा क्या ऑफिस का है? नहीं सर, ये पूरी तरीके से ऑफिस का भी नहीं है, ये पूरी तरीके से पर्सनल भी नहीं है। तो अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो बता नहीं पा रहा, समझिए एम्प्लॉय से पूछा जाएगा कि मुझे बता दो कितना यूज करा, 60% अपने लिए, 40% एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के लिए, ऑफिस के लिए, तो मैं इसका हिस्सा कर दूंगा, क्योंकि जितना आपका था उतना ही टैक्स होगा। इंप्लॉय कह रहा है सर मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूं? एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की प्रॉपर डिटेल आती है, कोई भी निकाल सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इंप्लॉय कह रहा है कि सर मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो ऑफिसर क्या करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है, मैं तो पूरा का पूरा आपको टैक्स कर दूंगा। समझिए वो क्या कहेगा, बोलेगा मैं पूरा का पूरा आपको टैक्स कर दूंगा, क्योंकि आप मुझे डिटेल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में ये पूरे 7,000 रुपए इसको टैक्स हो जाएंगे। अब कहानी पढ़िए, एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड की फीस एम्प्लॉयर ने पे करी। क्रेडिट कार्ड यूज्ड नॉट एक्सक्लूसिवली, कह रहा है क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, यानी पर्सनल भी यूज हो रहा है, और डिटेल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, डिटेल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, वैसे अवेलेबल तो होती है, पर ये जानबूझ के अवेलेबल नहीं कराई जा रही है, क्यों सर? क्योंकि घपले होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमें पता है प्रैक्टिकली क्या घपले होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लिख देंगे if credit card fees is paid by employer, comma, which is used for official and personal purpose, official and personal purpose, and details are not available for expenses, details are not available for expenses। ठीक है, आगे लिखेंगे then full credit card fees will be टैक्सेबल टू एम्प्लॉय। ये किसको टैक्स हो जाएगी, एम्प्लॉय को, एज परक्यूजिट। ठीक है सर, समझ आ गया ये तो।
लेकिन सर अगर ये 7,000 रुपए एम्प्लॉय ने पे करे होते, एम्प्लॉयर की जगह किसने पे करे होते, एम्प्लॉय ने पे करे होते, तो भाई एम्प्लॉय अगर पे करता तो क्या परक्यूजिट बनता, उसकी जेब से तो पैसा चला गया, पैसा जा रहा है और तुम उसकी इनकम में ऐड कर रहे हो, नहीं होगा ना, है ना। चलिए हाँ सर, अगर डिटेल गिवन होती तो डिटेल गिवन होती तो जितना परसेंट उसका बनता है उतना टैक्स होता, जितने मजे उसने लिए उतना टैक्स होगा, ठीक है। यहां डिटेल गिवन नहीं है तो सारा का सारा टैक्स हो जाएगा, यानी 7,000 रुपए। तो ये आ जाएगा सर मेरा क्या, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। मुझे बताओ क्या आ जाएगा, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। चलिए लिखिए, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इनकम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी अदर इनकम नहीं है, तो सारी इनकम यही हो जाएगी। आइए जरा मेरे साथ साथ, 6,20,000, 4,20,000, 75,000, 9,000, 18,000, 2,000, 26,000, 39,600 और 7,000 रुपए, टोटल होता है सर 12,16,600। अब इसमें से माइनस कर दोगे क्या सर, इसमें से माइनस हो जाएगा डिडक्शंस। कौन कौन से डिडक्शन सर, अंडर सेक्शन 16। और ये कौन से रिजाइम में है, न्यू रिजाइम में। तो न्यू रिजाइम में सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगी और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी सर, 50,000 नहीं, 75,000। न्यू वाले में तो 75,000 है। तो मुझे बताओ कितना आ गया, से आगे नेट टैक्सेबल सैलरी। मुझे बता दीजिए कितना आ गया सर, ये आ गया माइनस माइनस 75,000, 11,41,600। लो हो गया। क्या किसी को कहीं कोई परेशानी आई, सिंपल क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया दोस्तों मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आइए चलिए गाइस, मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे। कह रहा है कि मिस्टर कुणाल जो है, जिसकी उम्र है 27 साल, इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी पोस्टेड इन दिल्ली, और दिल्ली में रहता है। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024 को उसकी जॉब लगी थी इन द स्केल, यानी अब आपको स्केल दे रखा है, समझिए 60,000, 1,000, 70,000। सर इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 रुपए इसकी तनख्वाह होगी, जो कि हर साल बढ़ेगी 1,000 रुपए से, अंटिल द सैलरी गेट्स टू अप टू 70,000 रुपीज, ठीक है। अब इसका हमारे क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट आएगा वो भी देखेंगे। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले आपको उसने दे रखा है डियरनेस अलाउंस, जो उसको मिलेगा 25% ऑफ बेसिक सैलरी। फिर कह रहा है कि 60% ऑफ डीए, यानी जितना भी मेरा टोटल डीए होगा उसका 60% जो है वो पार्ट बनेगा, फॉर्मिंग पार्ट होगा फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको आराम से ध्यान देके पढ़ना है ना। चलिए पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है बोनस मिलेगा इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, यानी जितनी भी इसकी सैलरी होगी 1 महीने की उतना बोनस मिलेगा, और बोनस मिलेगा इसको नवंबर 25 में। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो नवंबर 25 में बेसिक सैलरी होगी उतना ही, यानी उसका 100% उसको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। कह रहा बेसिक सैलरी एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ, मतलब नवंबर मंथ की ही सैलरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर कह रहा है लीव एनकैशमेंट भी उसको मिला 25-26 का, कितना 10,000। क्या ये 10,000 रुपए एग्जेम्प्ट होंगे, क्या इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे एग्जेम्पशन की, नहीं। क्यों, क्योंकि सर ये ड्यूरिंग द सर्विस मिले हैं, और ड्यूरिंग द सर्विस में कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होता है, टैक्सेबल होता है, क्योंकि इसका रिटायरमेंट नहीं हुआ है। फिर कह रहा है ही इज ऑल्सो रिसीव अ मोटर कार, एक मोटर कार मिली है इसको 1 फरवरी, डेट याद रखना 1 फरवरी, 1 दिसंबर, फरवरी बोल रहा हूं, 1 दिसंबर को इसको मोटर कार मिली है जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड हो रही है, किससे एक्सीड हो रही है, 1.6 लीटर से, विद शॉफर, उसके साथ साथ उसको ड्राइवर शॉफर भी मिला है फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। और ये मोटर कार किसने ओन करी है, एम्प्लॉयर ने ओन करी है, और सारे खर्चे भी कौन कर रहा है सर, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए कि कितना हो जाएगा सर, 2,400 रुपए पर मंथ हो जाएगा, और ड्राइवर के हो जाएंगे सर 900 रुपए पर मंथ, क्योंकि कार किसकी है, एम्प्लॉयर की,
यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। किस लिए यूज कर रहा है? ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। इसका मतलब यहां पे मैं खर्चे निकाल नहीं सकता, तो पर मंथ के हिसाब से हम ले लेंगे। फिर कह रहा है कि एम्प्लॉयर ग्रांटेड हिम लोन, एम्प्लॉयर ने इसको लोन भी दे रखा है 2 लाख का, डेट याद रखना 1 जून को दिया, विच इज रीपेबल इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। कह रहा है जिसकी पेमेंट कैसे करेगा? क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में पेमेंट करेगा, हर 3 महीने पेमेंट करेगा ओवर द 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल में इस लोन को वो चुका देगा। और कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025, यानी कि लोन की पेमेंट की डेट कब से शुरू होगी सर? 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025। ठीक है सर जी। द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है सर? 9.5%, 1/4/2025 को। और उसको जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे करा जा रहा है, कितना पे कर रहा है वो? 5.5%। मतलब 9.5% के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 5.5%। कितना कंसेशन मिल रहा है उसको सर? उसको मिल रहा है 4% का कंसेशन। कितना? 4%। देन दैट 4% कंसेशन, या मैं कह सकता हूं द लोअर रेट विच इज पेइंग विल बी द परक्यूजेड वैल्यू। ठीक है सर, ये भी निकाल लेंगे हमने, इससे बढ़िया क्वेश्चन करा हुआ है इसका तो। फिर कह रहा है एम्प्लॉयर गिव हिम रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, फुल्ली फर्निश्ड है, इन दिल्ली फ्रॉम 1/4/2024। ठीक है, दिस हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। हाउस किसने ओन कर रखा है? एम्प्लॉयर ने। द परक्यूज वैल्यू ऑफ सच अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन, देखो परक्यूजेड वैल्यू की बात कर रहा है, किसकी? रेंट फ्री अकोमोडेशन की, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। समझिए जरा, हमारा जो प्रीवियस ईयर है कौन सा है? 25-26। प्रीवियस ईयर 25-26, ये उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। 24-25 में इसकी वैल्यू कितनी थी? परक्यूजेड वैल्यू 92,000। ठीक है, फर्दर द अकोमोडेशन इज कंटिन्यूड टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर 25-26 ऑल्सो। यानी कह रहा है कि 24-25 में तो जब उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो वहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी दिखाई? 92,000 विद फर्नीचर, फर्निश्ड है। ठीक है, विद फर्नीचर। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है 25-26 में भी उसी घर में वो रह रहा है, ये बात उसने यहां करी है। तो सर इसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना है वो हम करेंगे जब इस पॉइंट पे आएंगे। फिर कह रहा है द फर्नीचर एंड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउस, यानी फर्निश्ड है तो फर्नीचर दिया जाएगा, जिसकी कॉस्ट कितनी आई सर? 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आई ऑन 1/1/2024। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 5,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल 5,000 रुपए फॉर द सेड हाउस वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये अलग से पैसा दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल के, मतलब उसकी परक्यूजिट वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपए पर मंथ। फिर दे रखा है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब ये क्या होता है इसकी बात हम करेंगे, बाद में करेंगे। फिर कह रहा है उसके कलीग्स ने उसको गिफ्ट दे दिया मोबाइल फोन, कितने का? 45,000 का। पहली बात तो कलीग्स जो गिफ्ट देते हैं सैलरी का पार्ट नहीं होता, ये अदर सोर्सेज में जाता है, और वो भी कब जाता है? जब 50,000 से ज्यादा होगा। हमें निकालना है इनकम। देखो यहाँ पे सैलरी की बात नहीं करी, उसने कहा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड। अच्छा, सैलरी की बात कर दी उसने, कह रहा सिर्फ सैलरी वाली इनकम की बात बताओ। सर कौन से रिजाइम में है? ओल्ड में है, न्यू में है? ये तो बताया नहीं। हाँ, ये लिखा हुआ है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम कौन सा होता है सर? न्यू वाला। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस एक पॉइंट है इसमें, मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक नया पॉइंट है जो कि बुक में नहीं था, लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन में डाल दिया, और कुछ नहीं है। आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है सर, चैप्टर खत्म है अब। ठीक है, तो खुश हो जाओ, चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस करे इसके। कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर कुणाल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, चलिए अब यहां पे स्केल दे रखा है तो मुझे टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। जब भी पे स्केल होगा ना क्वेश्चन में, आपको टाइमलाइन बनानी ही पड़ेगी। सबसे पहले लिखेंगे सर हम बेसिक पे। अब आप टाइमलाइन पे आइए, टाइमलाइन बनानी है आपको, क्योंकि आपको सैलरी उसकी देखिए चेंज हो रही है, पे स्केल में सैलरी क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। आइए तो सबसे पहले थोड़ी सी जगह छोड़ देना, हम यहां बात करते हैं वर्किंग में। उसका पे स्केल क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? पे स्केल था सर उसका 60,000, पे स्केल था उसका
60,000, 1,000, 70,000। क्या मतलब हुआ इसका सर? इसका मतलब हुआ जब ये जॉब पे लगेगा तो कितने पैसे मिलेंगे? 60,000 रुपए हर साल। हर साल का प्रीवियस ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर नहीं, जब इसका एक साल कंप्लीट होगा जॉब पे लगे हुए तो इसकी सैलरी हर साल 1,000 बढ़ेगी, जो कि कितनी चलेगी? 70,000 तक। फिर नया पे स्केल आएगा। अब इसका हमारे क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट आएगा समझिए जरा। इसका हमारे क्वेश्चन पे ये इंपैक्ट आएगा कि बीच में कहीं जाके इसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से इसका बेसिक पे और डीए दोनों में चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो डेट बताओ, ये जॉब पे लगा कब? आइए जरा देखते हैं जॉब पे लगा सर ये कब। 1 फरवरी 2024 को। तो 1/2/24 को, ठीक है। फिर इसकी सैलरी बढ़ेगी कब सर? 1 साल बाद बढ़ेगी। 1 साल बाद हो गया सर 1 फरवरी 25। फिर इसकी सैलरी कब बढ़ेगी? फिर इसकी सैलरी बढ़ेगी सर 1 फरवरी 26, ठीक है। बस 26 तक, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 ही है। अब जरा प्रीवियस ईयर की मार्किंग करो, मेरे करंट प्रीवियस ईयर। मेरा करंट प्रीवियस ईयर सर 1/4/25। तो मुझे बताओ 1/4/25 कहां आएगा सर? यहां तो आएगा नहीं, इधर आएगा, यहां आएगा 1/4/25। और खत्म कब होगा सर? ये खत्म होगा 31/3/26। वो यहां पर आएगा 31/3/26। तो ये हो गया सर मेरा प्रीवियस ईयर। मुझे इस प्रीवियस ईयर में सैलरी देखनी है। तो जब ये शुरू में लगा होगा, शुरू में जब ये लगा होगा तो सैलरी कितनी रही इसकी? 1 साल 60,000 रुपए। फिर इसके बाद 1 साल जो उसकी सैलरी कितने से इंक्रीज हुई? 1,000 से। यानी इस टाइम पीरियड तक इसकी सैलरी कितनी रही होगी सर? इतने टाइम पीरियड तक इसकी सैलरी रही होगी 61,000 रुपए। और फिर इसकी सैलरी यहां पे इंक्रीज हुई, एक तो यहां पे इंक्रीमेंट नंबर 1 और एक यहां इंक्रीमेंट नंबर 2। फिर इसकी सैलरी इंक्रीज हुई तो यहां इसकी सैलरी कितनी रही होगी सर? इसकी सैलरी होगी 62,000। अब मेरे करंट प्रीवियस ईयर में समझिए मेरी बात, मेरा करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है सर? वो ये है। मुझे सिर्फ इतने की बात करनी है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतने हिस्से की बात करनी है। तो इतने हिस्से में अगर मैं बात करूं तो इसकी सैलरी यहां पे कितनी रही सर? यहां से लेके यहां तक सैलरी कितनी रही? 61,000। और यहां से लेके यहां तक सैलरी कितनी रही? 62,000। तो बताओ इसकी सैलरी कब बढ़ी? फरवरी में, 1 फरवरी को। तो इसका मतलब जनवरी तक तो इसको सैलरी मिल रही थी। तो कितने महीने हो गए सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी कितने महीने हो गए सर? ये हो गए 10 महीने। कितने हो गए? 10 महीने। और ये कितने महीने बचे? 2 महीने। तो इसका मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में इसकी जो सैलरी रही वो 61,000 रही। सैलरी कितनी रही? 61,000 रही फॉर 10 मंथ। और बाकी 2 महीने के लिए सैलरी कितनी रही? 62,000। तो यहां जो मेरा बेसिक पे आएगा वो आएगा सर 61,000 होगा। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। प्लस फिर इसकी सैलरी फरवरी में बढ़ गई तो 2 महीने की सैलरी इसको मिली 62,000 के अकॉर्डिंग। ये होगी इसकी बेसिक सैलरी। ये पे स्केल का इंपैक्ट हमारे क्वेश्चन पे आता है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ समझ आ गया सर। तो टोटल हो गया सर 7,34,000। क्लियर है? अब क्या आएगा सर? अब आएगा यहां पे डीए। क्या आप मुझे बता सकते हो डीए कितना आएगा? हाँ सर डीए बता सकते हैं। डीए क्वेश्चन में उसने कहा था जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका कितना परसेंट? 25% नहीं, उसका, हाँ 25%। और 60% तो फॉर्मिंग पार्ट है, पर मिल कितना रहा है? 25%। तो जो भी बेसिक सैलरी है उसका 25%। तो 7,34,000 का 25% कर दो, कितना आएगा? 8 लाख, सॉरी 1 लाख, 1,83,500, ठीक है। चलिए जी आगे पढ़ते हैं जरा। आगे क्या लिखा है? कह रहा है कि बोनस मिल रहा है। कितना बोनस मिलेगा उसको सर? बोनस मिलेगा जो उसकी 1 महीने की सैलरी है नवंबर में। अब मुझे बताओ जरा, हमारे टाइमलाइन पे अगर मैं आऊं तो नवंबर, सर इसकी सैलरी बढ़ी कब? इसकी सैलरी बढ़ी फरवरी में। तो इसकी नवंबर तक सैलरी कितनी रही सर? नवंबर तक तो सैलरी कितनी रही? 61,000। क्योंकि अप्रैल से लेके दिसंबर तक, समझिए इसकी सैलरी कब बढ़ रही है? सैलरी बढ़ रही है फरवरी में। सैलरी बढ़ रही है फरवरी में। तो अप्रैल से लेके जनवरी, अप्रैल से लेके जनवरी तक तो कितनी रही सैलरी? 61,000। सैलरी कितनी रही? 61,000। तो नवंबर में भी सैलरी कितनी रही होगी? 61,000। तो इसको मिला बोनस फॉर नवंबर
सैलरी कितना 61,000, क्योंकि इसकी नवंबर में सैलरी कितनी रही 61,000, क्योंकि सैलरी बढ़ी कब फरवरी में जाके और नवंबर पहले आया। आइए जी मेरे साथ साथ आगे पढ़िए। कह रहा है लीव एनकैशमेंट मिला 10,000 रुपए का, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, तो सर लीव एनकैशमेंट को तो टैक्स कर देंगे अगर कब मिला, अगर मिला ये ड्यूरिंग द सर्विस, तो लीव एनकैशमेंट 10,000 रुपए, ब्रैकेट में लिख देंगे फुल्ली टैक्सेबल इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस। क्लियर है? ठीक है, अब मैं सारे नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पे लिख दूंगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए जी, तो मेरे साथ साथ आएंगे इसमें। सर पॉइंट नंबर 4 है मोटर कार, तो यूज ऑफ मोटर कार, ये मैं आपको बार बार लिखवा चुका हूं, अब नहीं लिखवाऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्टकट में करा दूंगा। यूज ऑफ मोटर कार फैसिलिटी, अब आपको लिखना वैसे ही है, समझिए, आपको एग्जाम में लिखना वैसे ही है जैसे मैंने लिखवाया था, पर अब मेरे पास समय बचाने के लिए मैं जल्दी लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत बार लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो हमने बताया था सर 2400 रुपए तो लगेंगे किसके, कार के, क्योंकि 1.6 लीटर से आगे है। 900 रुपए लगेंगे ड्राइवर के। मुझे बताओ कितने महीने हो गए, चेक करो, उसने टाइम पीरियड दे रखा था सर, उसने 1 दिसंबर से दिया है 25, 1 दिसंबर 25। अब याद रखना यहाँ पे टाइम पहले भी हो सकता है, तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है सर, प्रीवियस ईयर है 25-26, तो इसने दिया कब सर, 1 दिसंबर 25। 1 दिसंबर 25 कब आएगा सर, 1 दिसंबर 25 यहां पर आएगा, इधर 1/12/25, तो 1/12/25 से 31/3/26 कितने महीने होते हैं सर, जनवरी फरवरी, सॉरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, 5 महीने, 5 महीने 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च सर 4 महीने हुए। कितने महीने हुए, 4 महीने। क्या आपको मेरी बात समझ आई, ये एक बार दोबारा बताऊं सर, एक बार दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझा, देखो उसने जो कार दी कब दी, 1 दिसंबर 25, तो 1 दिसंबर 25 मेरे प्रीवियस ईयर में कब आएगा सर, ये 4 के बाद ही आएगा, तो 4 के बाद कब आया, 1 दिसंबर 25, तो दिसंबर से मार्च कितने महीने हो गए, उसको 4 महीने हुए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए सर, 4 महीने, 4 महीने के लिए ही उसको दिया गया, ठीक है। तो 4 महीने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2400 प्लस 900 इंटू 4 कितने होते हैं सर, 13,200। अब इसको पूरा आपको लिखना है, जब आप क्वेश्चन ये करोगे ना घर पे, तो आपको पूरा लिखना है, वो नोट्स बना के, मैं यहाँ पे नोट नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसको नोट नंबर 1 में करना है, डू योर सेल्फ, अपने आप से करना है आपको, ठीक है। चलिए जी अगले पॉइंट पे आते हैं, कह रहा है एम्प्लॉयर ग्रांटेड हिम लोन। अब ये लोन की बात समझिए जरा, क्योंकि इस लोन में भी ज्यादा काम होगा, तो लोन के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख देता हूं कंसेशनल लोन फैसिलिटी। अब इसको थोड़ा ढंग से समझना, वैसे है कुछ नहीं, बहुत इजी है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 मैं करा रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 आपको घर पे करना है। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो कंसेशनल लोन फैसिलिटी परक्यूजिट, ठीक है। जब भी वो बहुत सारी डेट्स आपको दे तो टाइमलाइन बना लेना, तो सबसे पहले तो मैं टाइमलाइन की बात करता हूं। आइए जरा, ये कह रहा है इसने इसको कितने का लोन दिया, 2 लाख का लोन दिया, कब, 1 जून 25 को। तो पहले तो अपना प्रीवियस ईयर मार्क कर लो, प्रीवियस ईयर हो गया सर 1/4/25, 31/3/26। लोन कब दिया सर, लोन दिया 1 जून 25, तो 1 जून 25 कहां आएगा सर, यहां आएगा, इधर 1 जून 25। कितने का लोन है सर, 2 लाख रुपए का लोन है। लोन कितने का है, 2 लाख का, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है विच इज रीपेबल इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का मतलब है हर 3 महीने में पे करेगा, हर 3 महीने में पे करेगा, लेकिन कब से पे करेगा वो भी डेट दे रखी है इसने, अक्टूबर से देगा। कब देगा, 1 अक्टूबर को पहली वो किस्त दे देगा, 1 अक्टूबर को पहली किस्त दे देगा। तो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए सबसे पहले तो हर 3-3 महीने में पे करेगा, हर 3-3 महीने में पे करेगा,
और कह रहा है कितने साल में पे करेगा, 2 साल में पे करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि एक किस्त कितने रुपए की जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, यहां प्रिंसिपल की बात हो रही है कि 2 लाख रुपए वापस करेगा हर 3-3 महीने में, और कितने साल में, 2 साल में वापस करेगा। कम ऑन, कितने साल में, 2 साल में वापस करेगा। तो कितने रुपए की एक किस्त जाएगी, समझिए सर, सर समझिए। अगर वो इसको, लोन को 2 साल में वापस कर रहा है, एक ईयर 1, एक ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2, 2 साल में वापस कर रहा है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और 4 क्वार्टर यहां पे हुए। तो कितने क्वार्टरली पेमेंट इसको करनी पड़ेगी सर? इसको 8 पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 8 पेमेंट। समझिए जरा, ठीक है। अगर जनवरी से लेके चलते हैं, जून तो छोड़ो, हम जनवरी से मानते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च एक पेमेंट, फिर अप्रैल, मई, जून दूसरी, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 4 करके 5 कर दिया मैंने, सॉरी। तो 4 क्वार्टर के अंदर क्या होगी सर? पेमेंट होगी। 4 क्वार्टर में एक साल में पेमेंट होगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है सर, 3-3 महीने में करेगा और 12 महीने हैं, तो एक साल में कितनी पेमेंट कर सकता है? 4 पेमेंट करेगा। तो दूसरे साल में कितनी पेमेंट करेगा? 4 पेमेंट करेगा। तो कुल मिला के इसकी पेमेंट कितनी होंगी? कुल मिला के इसकी पेमेंट होगी 8 पेमेंट। कितनी पेमेंट होंगी? 8 पेमेंट। और वापस कितने करने हैं? 2 लाख रुपए। तो क्या आप ईच इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ईच प्रिंसिपल पेमेंट, हर 3 महीने में अगर वो पेमेंट कर रहा है और 2 साल में करेगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो समझिए, तो कैसे होंगे सर? ये होगा इसका 4 क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स। तो कितनी पेमेंट होगी? 8 पेमेंट होगी। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 कितने हो गए सर? 25,000। तो ये हो गया सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 पेमेंट्स। तो हर एक पेमेंट कितने की आएगी सर? हर एक पेमेंट आएगी 25,000 रुपए की। यानी जो किस्त देगा, किस्त मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो देगा, समझिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट देगा, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, हर एक प्रिंसिपल कितने रुपए का जाएगा? 25,000 रुपए का। कितने का? 25,000 का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। वो पेमेंट कब से कर रहा है सर? कह रहा है सबसे पहली पेमेंट करेगा अक्टूबर में। सबसे पहली पेमेंट कब करेगा? अक्टूबर में। आइए जरा, तो पहले मैं डेट की मार्किंग कर लूं। सर ये पेमेंट करेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां पे पेमेंट करेगा 1 अक्टूबर को। पेमेंट कब करेगा? 1 अक्टूबर को। कितनी पेमेंट करेगा सर? वही 25,000 रुपए। किस चीज के? प्रिंसिपल के। तो यहां से लेके यहां तक मेरा प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग रहा सर? मैंने शुरू में 2 लाख का लोन लिया, और मैं पेमेंट कब कर रहा हूं? 1 अक्टूबर को 25,000 रुपए। 1 अक्टूबर को 25,000 रुपए। तो लोन कितने का रहा मेरे पास? शुरू में 2 लाख का। फिर मैंने 25,000 की पेमेंट कर दी, 25,000 की पेमेंट कर दी। तो कितने का लोन बचा? 1,75,000 का। अब कितने टाइम में पेमेंट करूंगा? हर क्वार्टर में, यानी अक्टूबर, नवंबर, फिर अगली पेमेंट कब आएगी सर? अगली पेमेंट आएगी, अक्टूबर पूरा गया, नवंबर पूरा गया, दिसंबर पूरा गया, अक्टूबर पूरा गया, नवंबर पूरा गया, दिसंबर पूरा गया। तो कौन सी डेट आएगी सर? जनवरी। 1 जनवरी। 1 जनवरी को कितने पैसे पे करेगा सर? फिर वही किस्त प्रिंसिपल की, 25,000 रुपए। तो यहां से लेके यहां तक तो मेरा लोन कितना रहा आउटस्टैंडिंग लोन? सर 2 लाख रुपए। यहां 25,000 की पेमेंट आपने कर दी, तो इतने टाइम पीरियड में मेरा आउटस्टैंडिंग लोन कितना रहा सर? इतने टाइम पीरियड में आपका आउटस्टैंडिंग लोन रहा 1,75,000 रुपए। फिर उसके बाद जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म। लो, मार्च तक तो मेरा यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी खत्म, तो मुझे इसके आगे जाना ही नहीं है। तो यहां तक मेरा लोन कितना रहा सर? 1.5 लाख का। कितना रहा? 1.5 लाख का। क्या आपको मेरी बात समझ आई? एक बार दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूं। इसने शुरू में लोन कितने का लिया? 1 जून को 2 लाख का। तो यहां से लेके यहां तक तो लोन कितना रहा सर? यहां से लेके यहां तक लोन कितना रहा मेरा? 2 लाख का, क्योंकि पेमेंट नहीं करी। मुझे क्या आप मंथ बता सकते हो कितने मंथ हो गए सर? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहां तो सर कितने महीने हुए? 4 महीने, क्योंकि सितंबर खत्म हुआ, 1 अक्टूबर की बात हुई। फिर 1 अक्टूबर को उसने 25 पेमेंट कर दी, तो कितने का लोन बच गया? 1,75 का। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पे कितने महीने हुए सर? 3 महीने। कितने महीने हुए? 3 महीने। तो 3 महीने के लिए मेरा लोन कितने रहा? 1,75,000। फिर 25 की पेमेंट कर दी, तो कितना लोन बचा? 1.5 लाख का। कितने महीने के लिए? वही सर,
3 महीने के लिए। सर ये क्यों निकाला हमने? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर एनम है, तो मुझे टाइम के हिसाब से निकालना पड़ेगा। सीधी बात है, जितना लोन होगा उस पे तो ब्याज जाएगा, जितना लोन होगा उस पे ही ब्याज जाएगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब आगे का काम बहुत ईजी है। ठीक है, आइए हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट परक्यूजेड वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले कौन सी डेट आएगी सर? सबसे पहले आएगी जून से लेके अक्टूबर, तो मैं लिख देता हूं यहां पे मंथ्स। सर सबसे पहले हमारे पास आया जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स में लिख दूं अगर मैं, सर नंबर ऑफ मंथ्स हो गए मेरे 4। ठीक है, लोन आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? सर लोन आउटस्टैंडिंग यहां पे कितने का था? 2 लाख का। ठीक है, अच्छा अब मुझे परक्यूजेड वैल्यू निकालनी है। परक्यूजेड वैल्यू क्या होगी सर? परक्यूजेड वैल्यू यह है कितना इंटरेस्ट बनता, यानी एसबीआई का इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट। एसबीआई का इंटरेस्ट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट और फॉर द टाइम। तो मुझे बताओ एसबीआई का इंटरेस्ट रेट कितना था? सर एसबीआई का इंटरेस्ट रेट था, या मैं कहूं लोन अमाउंट तो हो गई सर 2 लाख रुपए। एसबीआई का इंटरेस्ट रेट कितना था? 9.5%। हमने कितना इंटरेस्ट पे मिला? 5.5%, यानी मुझे बेनिफिट कितना हुआ? 4% का। कितने महीने के लिए? सर यहाँ पे महीने कितने हैं? 4 महीने। तो मुझे बताओ 2 लाख का 4% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 कितने होते हैं सर? 2667। 2667 समझ आया? इसीलिए मैंने ये सारा काम करा यहाँ पे। तो जून जुलाई अगस्त में कितने? 4 महीने। 4 महीने में कितना लोन था सर? 2 लाख का। 2 लाख पे कितना परसेंट एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल गया? 4% का बेनिफिट मिल गया। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो 4/12 कर दोगे, 4/12 तो कितना हो जाएगा? 2667। क्लियर है? 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4/12 करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने लोन की पेमेंट कर दी थी कितनी? 25,000 रुपए। तो अब मेरे पास जो टाइम पीरियड बचा कौन सा बचा सर? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हुए सर? 3 महीने। इस 3 महीने में लोन कितना रहा? 1,75,000 का। तो 1,75,000 पे कितना परसेंट सर? वही 4% का बेनिफिट हो रहा है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो मुझे बता सकते हो कितना हो गया? 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया सर 1750। कितना हो गया? 1750। फिर उसके बाद अगला था मेरा कौन सा? जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। कितने महीने? 3 महीने हुए। कितने का लोन था सर? 25 की पेमेंट कर दी थी, 1.5 लाख बचे। तो वही 1.5 लाख पे कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? आपको नहीं देना पड़ रहा, 4%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 1,50,000 का 4% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितने होते हैं सर? 1,500 रुपए। बस इनका टोटल लगा लो, ये आपकी परक्यूजिट वैल्यू आ जाएगी। मुझे बताओ कितना हो गया? 5917, 5,917 रुपए। क्या ये मुश्किल था? क्या एग्जाम में आता है? हाँ एग्जाम में आता है, और बहुत इजीली हो जाता है यार, मुश्किल नहीं है। बस आपको टाइमलाइन पे ध्यान देना है। अगर आपने टाइमलाइन पे ध्यान दे दिया तो बहुत इजीली कर पाओगे, है ना? क्या आपको ये समझ आया? क्या कहीं पे लग रहा है मुश्किल है? चले आगे। 5917। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। फिर कह रहा है कि भाई आगे आगे आगे, हाँ उसने एम्प्लॉयर ने उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है। अब जरा कहानी सुनो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करूं मैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी। अब जरा समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि देखिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 25-26। इसने जो इसको मकान दिया किराए पे वो पहले से दे रखा है, यानी 1/4/24 से यहां से दे रखा है। और पिछले साल यानी मेरे प्रीवियस ईयर से पिछले साल भी
ये इसको हमने फ्री में दे रखा था। तो यहां पे जो इसकी परक्यूजिट वैल्यू निकली, समझिए जो आरएफए वैल्यू निकली, आरएफए की परक्यूजिट वैल्यू निकली वो थी 92,000। वो कितनी थी? 92,000। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब अगर मैं अपने करंट प्रीवियस ईयर की बात करूं, करंट प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो सबसे पहले आरएफए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या आरएफए ओन्ड है। हाँ, क्वेश्चन में ये लिखा है कि आरएफए यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो ओन्ड होता है बाय द एम्प्लॉयर तो मुझे क्या चाहिए होता है सर? मुझे यहां पे चाहिए होता है दो चीजें। सॉरी, मुझे यहां पे हाँ दो चीजें चाहिए होती है। एक तो मुझे चाहिए होती है क्या? पॉपुलेशन, और दूसरा परसेंटेज ऑफ सैलरी। अब मुझे बताओ वो कहां पे रहता है? सर वो रहता है दिल्ली में। तो दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है? 40 लाख से ऊपर होगी। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ सैलरी कितना होगा सर? 10% ऑफ आर एफ ए सैलरी। परसेंटेज ऑफ 10% ऑफ आर एफ ए सैलरी, यही करते हैं हम। अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो मैं क्या लेता हूं सर? मैं लेता हूं जो परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वेयर द अकोमोडेशन इज लोकेटेड। इफ द अकोमोडेशन इज लोकेटेड इन दिल्ली, दिस मीन्स क्या कि भाई जो पॉपुलेशन है वो 40 लाख से अबव जाएगी। इसका मतलब हमें 10% ऑफ आर एफ ए सैलरी विल बी माई परक्यूजिट वैल्यू। तो सर ये जो पीछे इसने कहानी बता रखी है इसका क्या, इसके बात भी समझते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई पहले इतनी? तो चलिए सबसे पहले तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में आरएफए निकालता हूं। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी मुझे बताओ कैसे निकलता है सर? सीधे सीधे निकलता है ये हमारा। सबसे पहले तो बेसिक, क्या हमने बेसिक निकाल लिया था? हाँ, 7,34,000 बेसिक निकाल लिया था। फिर डीए, लेकिन डीए का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट आता है यहाँ पे, और क्वेश्चन में डीए का फॉर्मिंग पार्ट कितना है? पहले तो बताओ डीए कितना है? सिर्फ डीए हमने लिखा था, देखिए जरा ऊपर आइए, डीए था 1,83,500, और इसका फॉर्मिंग पार्ट कितना था? 1,83,500। मुझे इसका डीए का कितना परसेंट फॉर्मिंग पार्ट था? आओ क्वेश्चन में चेक करें। सर क्वेश्चन में कह रहा है कि डीए का 60% जो है वो क्या बनेगा? फॉर्मिंग पार्ट। तो डीए मेरा हो गया 1,83,500, इसका 60% निकाल लो, कितना हो गया? 1,83,500 का 60% हो गया सर 1,10,100। ठीक है, तो बेसिक हो गया सर, डीए हो गया। उसके बाद आएगा सर यहाँ पे जो भी बोनस कमीशन है। हाँ, क्वेश्चन में सर बोनस दे रखा था 61,000 का। उसके बाद सर कमीशन, सर इसमें लीव एनकैशमेंट था। देखो जरा हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है। क्या नहीं आएगा? परक्यूजिट नहीं आएंगे, और जो नॉन टैक्सेबल अलाउंसेज है वो नहीं आएंगे। तो हमने बेसिक कर दिया, डीए का फॉर्मिंग पार्ट कर दिया। उसके बाद सर लीव एनकैशमेंट, क्या लीव एनकैशमेंट आएगा? सर लीव एनकैशमेंट आपने कहा था रिटायरमेंट वाला है तो कोई भी नहीं आता। क्या लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट पे मिली है इसको? नहीं सर, रिटायरमेंट पे नहीं मिली, ड्यूरिंग द सर्विस मिली है, इसलिए आएगा लीव एनकैशमेंट। अगर ये रिटायरमेंट पे मिलता तो यहां पे नहीं आता। ठीक है, 10,000। चलिए और कुछ है? नहीं सर, परक्यूजिट आएंगे नहीं इसमें। यही इसकी क्या आ गई सर? आरएफए सैलरी। आरएफए सैलरी कितना हो गया? 7,34,000 प्लस 1,10,100 प्लस 61,000 प्लस 10,000, टोटल हो गया सर हमारा ये 9,15,100। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना आना चाहिए, या फिर आरएफए कितना आना चाहिए? आरएफए का परक्यूजिट, आरएफए परक्यूजिट कितना होना चाहिए सर? ये होना चाहिए 91,000, सॉरी 9,15,100। इसका 10%, तो कितना हो गया? 91,510, 91,000 रुपए, 91,510 रुपए। कितना आ गया? 91,510। अब मुझे बताइए फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है? सर ये अनफर्निश्ड है, ये है अनफर्निश्ड। क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी? अब जरा समझिए, अगर मैं कहूं आर एफ ए परक्यूजिट फर्निश्ड, अब जरा समझिए फर्निश्ड की वैल्यू कितनी होगी? सर सीधा इसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो 91,510 प्लस फर्नीचर। देखो क्वेश्चन में उसने दे रखा था बाद में, ये रहा, उसने नीचे दिया हुआ था कहां पे, ये रहा, फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन है, और फर्नीचर जो है कितने का? 1.5 लाख का। ठीक है, तो 1.5 लाख का फर्नीचर है। फर्नीचर भी कब दे रखा है इसको? शुरू से दे रखा था, देखो लिखा है 1/1/24 से, तो इसका 10% आ जाएगा, 10% पर एनम।
तो 1,50,000 का 10% होगा सर 15,000 प्लस 91,510 टोटल हो गया सर 1,06,510 रुपए। मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ आई कि रेंट फ्री अकोमोडेशन पहले मैंने अनफर्निश्ड का निकाला और फर्निश्ड में उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। फर्निश्ड में जो फर्नीचर की वैल्यू है वो ऐड हो जाती है। फर्नीचर का यूज या यूज ऑफ मूवेबल एसेट कितना होता है सर 10% पर एनम। तो 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर ऐड होके इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1,06,510। अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिए जरा। अब हुआ क्या जो असेसी है यानी हमारा जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉय नहीं सॉरी जो हमारा एम्प्लॉय है, हमारा एम्प्लॉय जो है इसकी आज के टाइम पे जो हमने कैलकुलेशन करी, आज के टाइम पे जो हमने आरएफए की परक्यूजिट की कैलकुलेशन करी वो कितनी निकाली 1,06,510 रुपए। ठीक है, अब समझिए जरा पिछले साल इसने कितनी परक्यूजिट वैल्यू दिखाई थी। पिछले साल जब इसने निकाली तो वैल्यू कितनी थी 92,000। आइए जरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कह रहा है कि द परक्यूजिट, शुरू से पढ़ेंगे यहां से मेरे साथ साथ सीए साहब। द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ सच फर्निश्ड इसलिए मैंने फर्नीचर की वैल्यू ऐड कराई। फर्निश्ड अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 यानी पिछला जो हमारा साल था 24-25 उसमें आरएफए, कौन सा आरएफए सर फर्निश्ड वाला, उसकी वैल्यू कितनी रही, उसकी वैल्यू थी 92,000। तो यानी पिछले साल जिसकी वैल्यू 92,000 थी ये कौन सा है सर मेरा फर्निश्ड है। ये क्या है फर्निश्ड। इसलिए मैंने यहां पे फर्नीचर की वैल्यू ऐड करी ताकि ये भी क्या निकले फर्निश्ड निकले, ये भी क्या निकले फर्निश्ड वाले की। अब समझिए पिछले साल जिस मकान में रहता था वो फर्नीचर के साथ उसकी परक्यूजिट वैल्यू कितनी थी 92,000 और इस साल उसकी वैल्यू कितनी हो गई सर 1,06,510। इस साल कितनी हो गई सर 1,06,510। अब जो यहाँ पे एम्प्लॉय है जो इंडिविजुअल है जो टैक्स पे करने की बात कर रहा है वो हाथ जोड़ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कि मालिक ये आप क्या कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि यही तो है और क्या है। वो कह रहा है कि देखिए मालिक मैं उसी मकान में रहता हूं, फर्नीचर भी वो यूज कर रहा हूं जिसकी परक्यूजिट वैल्यू पहले 92,000 थी फर्निश्ड की, आपने अगले साल ही 1,06,510 कर दी क्योंकि एज पर द लॉ ऐसे निकलेगा 10% ऑफ आरएफए सैलरी। वो कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो है मेरी सैलरी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मेरी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन मैं तो उसी मकान में रहूं, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए एकदम से, या मुझे कोई अच्छी सी कमीशन मिल जाए, कमीशन भी ऐड होती है, या मुझे बहुत अच्छा सा बोनस मिल जाए, कमीशन मिल जाए, तो आप तो मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन एकदम से क्या कर दोगे बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, जबकि मैं उसी मकान में रह रहा हूं और उसी फर्नीचर को यूज कर रहा हूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बात सोची यार तुम कह तो सही रहे हो क्योंकि ये तो तुम्हारी सैलरी पे डिपेंड करता है। अगर ये तुम्हारी तनख्वाह कम हो गई तो आरएफए भी कम हो जाएगा, और अगर तनख्वाह बढ़ गई अनएक्सपेक्टेडली किसी रीजन से, कमीशन मिशन या तुमने कुछ काम ऐसा कर दिया, तुम्हें अच्छे पैसे मिल गए सैलरी के, तो ये तो एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि तुम रहे उसी मकान में रहे हो, फर्नीचर भी वो यूज कर रहे हो। तो उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं अगर ये मकान, ठीक है, तो ये लॉ बनाया गया फिर कि अगर ये वाला मकान जो है फर्निश्ड वाला आप यूज कर रहे हो फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, अगर आप यूज कर रहे हो फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, ठीक है, चलिए तो एक काम करिए सबसे पहले मेरे साथ लिखना शुरू करिए। इफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन इज यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, अगर एक प्रीवियस ईयर से ज्यादा आप उस मकान में रहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्यूजिट वैल्यू है लिखिए देन द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ आर एफ ए विल बी लोअर। अब ये लोअर होगी, लोअर ऑफ फॉलोइंग, जो इन दोनों में से कम होगा वो वैल्यू लेंगे। ये आपके अभी तक कहीं पे आया नहीं था, ये एक रूल में लिखा हुआ है जो लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। तो अगर आ गया, क्योंकि देखो बुक में दे रखा है तो आ सकता है, अगर आपके मॉड्यूल में दे रखा है तो आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्या सर, सबसे पहला जो हम निकालते हैं नॉर्मली जो हम निकालते हैं
RFA परक्यूजिट वैल्यू कैलकुलेशन जो हमने निकाली, कितनी निकाली सर? 1,06,510। या तो ये वैल्यू और और लिखिए पॉइंट नंबर बी, इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर, जो पिछला प्रीवियस ईयर है उसकी इंडेक्सेशन कर दो। सर क्या मतलब हुआ बताता हूं। पिछले साल वैल्यू कितनी थी सर? पिछले साल वैल्यू दिखाई थी 92,000। अब जरा यहां देखो, इंडेक्सेशन की बात कर रहा है वो, कह रहा है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है कितना, देखिए 24-25 में कितना था? 363। यानी इसको समझने की कोशिश करिए, एक सामान जो 24-25 में 363 रुपीज का आता था, एक सामान जो कि प्रीवियस ईयर 24-25 में 363 रुपए का आ जाता था, वो आज के प्रीवियस ईयर में यानी अगले साल कितना महंगा हो गया? 376 का मिल रहा है। कितना हो गया? 376 का। तो इंडेक्सेशन कैसे करूंगा समझिए, आज के टाइम पे, क्योंकि मेरा करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है सर? करंट प्रीवियस ईयर है ये वाला 25-26। तो 25-26 में कितना हो गया? 376। और पहले कितना था पिछले साल? सर ये था पहले 363। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 363 से डिवाइड करा। क्यों सर? एक की वैल्यू निकालने के लिए। सीधी बात है ना। लेट सपोज 1,000 रुपए का आप सामान लेकर आए और उसमें 100 आप मान लेते हैं, क्या नाम है ये, कुछ भी लेकर आए, मान लेते हैं क्या नाम है, आप ये एयरबड्स लेकर आ गए, ठीक है, एयरबड्स लेकर आ गए आप, 10,000 रुपए के एयरबड्स लेकर आए, समझिए 10,000 रुपए के एयरबड्स लेकर आए। और कितने लेकर आए? 100 लेकर आए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक कितने का पड़ा, तो आप बोलोगे 100 रुपए का एक पड़ा। तो सिंपल यही कहा, 92,000 जिसकी वैल्यू थी, तो कितने का था वो? 363 का, क्योंकि इंडेक्सेशन 363 का। आज कितने का हो गया? आज कितने का हो गया? 376 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 92,000 डिवाइडेड बाय 363 मल्टीप्लाई बाय 376, तो आज के दिन इसकी वैल्यू होनी चाहिए 95,294। अब इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, वो वैल्यू आएगी, और लोअर वैल्यू होगी सर 95,294, 94,294। क्या आपको बात समझ आई? नहीं समझ आई तो ऐसे ही याद कर लेना कि अगर आपको इंडेक्सेशन दे रखा है, प्रीवियस ईयर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, एक तो जो नॉर्मली वैल्यू निकालते हो वो, दूसरा इंडेक्स वैल्यू, जो भी इन दोनों में से लोअर होगा वो आपको क्या करना है? परक्यूजिट वैल्यू लेना है। क्या लेना है? परक्यूजिट वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई परक्यूजिट वैल्यू ऑफ फर्निश्ड। अब इस क्वेश्चन में है ना, जो इसने वैल्यू निकाल रखी है, हालांकि ये वाली, इसमें एक छोटी सी गलती है। अब वो क्या गलती है आप छोड़ दो, पर इसमें गलती है, ठीक है, आपको नहीं समझ आएगा पर है गलती। चलिए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर? 94,000, सॉरी 95,294, ये वैल्यू आएगी सर, 95,294। याद रखना ये फर्निश्ड है, तो फर्नीचर की वैल्यू अलग से नहीं दिखाओगे, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू इसमें ऐड थी। 95,294, 4 नहीं 5 है, एक बढ़ा दो, 5 कर दो, 95,295। क्लियर है? चलिए जी, अब मेरे साथ साथ आगे पढ़ेंगे। कह रहे उसे कलीग ने गिफ्ट कर दिया, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या था सर? उसके बाद था क्या था? एक और भी था, ये रहा सर, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का जो पैसा है भाई, ये तो टैक्सेबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एक्सपेंस। परक्यूजिट कितना सर? 5,000 रुपए महीने का। तो 5,000 रुपए महीने का है, तो साल भर का कितना हो गया सर? साल भर का हो गया 60,000 रुपए। ठीक है, चल, तो ये पूरा हो गया। यहां निकाल लूंगा मैं ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। क्या आप मुझे बता सकते हो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी निकल जाएगी? 734, हेलो, 734,000 प्लस 1,83,500 प्लस 61,000 प्लस 10,000 प्लस 13,200 प्लस 5,917 प्लस 60,000, टोटल हो गया सर मेरा 10 लाख, 10 लाख 67,617। यहां से क्या माइनस होगा सर? डिडक्शन। कौन सी डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर, ये न्यू वाले में है, तो न्यू वाले में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? 75,000।
तो मुझे बताओ 75,000 अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा सर आपका 9,92,617। 9,92,617। ठीक है, तो ये आ गया मेरा नेट टैक्सेबल सैलरी। चलिए जी, तो मजे की बात, सर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है। मैंने आपको सब कुछ लिखवा रखा है और आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे ये सारे जो कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको घर पे अपने हाथों से लिख के करने पड़ेंगे। ठीक है, और जहां जहां पे आप गलतियां करोगे, जहां जहां भूल जाते हो, उसको वहीं पे साथ साथ लिखते चलना कि इसमें ये गलती करी, इसमें ये गलती करी। क्योंकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या गलतियां आपने करी थी जो आप आगे नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया, मेरी तरफ से बिल्कुल पूरा हो चुका है। कोई अगर आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। हम क्या करेंगे अगले लेक्चर? हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, चलिए, तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट भी करिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।